एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लम्हेंग वहां से गायब होकर वाइस प्रिंसिपल के सामने आ जाता है और उनके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है जिससे वाइस प्रिंसिपल नीचे गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सारे कॉप्स लम्हेंग के ऊपर शूट करते हुए बोलते हैं ये सारी रबर बुलेट्स हैं, इसीलिए हम शूट कर सकते हैं, इससे वो मरेगा नहीं। और फिर उसके बाद वो सारे गार्ड्स लम्हेंग के ऊपर शूट कर देते हैं, लेकिन वो सारी रबर बुलेट्स लम्हेंग को लगने से पहले रुक जाती है और नीचे गिर जाती है। और फिर उसके बाद लम्हेंग वहां से गायब हो जाता है। वो सारे कॉप्स हैरान होकर बोलते हैं क्या ये कोई कल्टीवेटर है जो वहां से गायब हो गया। फिर उसके बाद लम्हेंग वहां से गायब होकर उस टीचर के सामने आ जाता है और बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर शूट करो। और फिर उसके बाद वो सारे कॉप्स वहीं पर शूट करते हैं, लेकिन लम्हेंग वहां से तुरंत गायब हो जाता है और वो सारे रबर बुलेट्स उस टीचर के मुंह के ऊपर लगते हैं और वो टीचर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर लम्हेंग हंसते हुए बोलता है और तभी एक दूसरे टीचर लम्हेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। लम्हेंग पीछे घूमकर बोलता है कौन है। वो टीचर लम्हेंग को बताता है मेरा सरनेम किन है और मैं विवी और याओ का टीचर हूँ और तुम मुझे मास्टर किन या फिर लाओ किन बुला सकते हो। और तभी मास्टर किन के पीछे से याओ और विवी निकल आते हैं। वो दोनों बोलती हैं ये मास्टर किन है और ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, हमने तुम्हारी मदद के लिए इनसे बोला। लम्हेंग बोलता है लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मास्टर किन लम्हेंग से बोलते हैं जिस तरह से चीजें खराब होती जा रही हैं, भले ही तुम एक सुपर नेचुरल पर्सन हो लेकिन तुम इस यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकल पाओगे और फिर तुम गलत होगे। हर जगह इंसान अलग अलग होते हैं, अच्छे और बुरे में, और इस यूनिवर्सिटी का इतिहास हजारों साल पुराना है। तुम्हें जितना ज्यादा सिंपल लगता है ये उतना सिंपल है नहीं। फिर उसके बाद लम्हेंग मास्टर किन से बोलता है जितना मुझे पता है चाइना की सुपर नेचुरल पावर्स खत्म होने वाली है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से इस यूनिवर्सिटी को अकेला छोड़ देना चाहिए। मास्टर किन लम्हेंग से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि चाइना की सुपर नेचुरल पावर खत्म होने वाली है। लम्हेंग मास्टर किन से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है और मास्टर किन लम्हेंग से पूछते हैं तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी एबिलिटीज कहाँ से आए, क्या तुम सच में सुपर नेचुरल पर्सन हो या फिर कुछ और। लम्हेंग मास्टर किन से पूछता है क्या तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जानते हो। मास्टर किन बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे चाइना के अंदर का पता है, यहाँ पर एक खतरनाक ग्रुप है जो कि छुप रहा है और मुझे ये भी पता नहीं है कि वो लोग इंसान भी हैं या फिर कुछ और, लेकिन हम लोग उनकी आंखों में एक चींटी के सिवा कुछ भी नहीं है। विवी और याओ दोनों उन लोगों की बातें सुनकर हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और मुझे भी नहीं। और वो दोनों एक साथ बोलती हैं हम लोग इंसान हैं, हम लोगों ने सब कुछ मास्टर किया, हम लोग चींटी कैसे हो सकते हैं। लेकिन लम्हेंग उन दोनों से बोलते हैं तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही है, वो मेरे मास्टर के कुछ दोस्तों से मिले होंगे, वो दिखने में बहुत ज्यादा यंग है लेकिन मेरे मास्टर ने कहा था कि वो लोग हजारों सालों से जिंदा हैं। इससे विवी और याओ खुश हो जाते हैं और बोलती हैं तुम्हारे मास्टर ने कहा कि वो लोग हजारों सालों से जिंदा है लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा यंग लगते हैं, तो फिर तुम्हारे मास्टर के दोस्त किस तरह के स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे। विवी बोलती है वो पक्का जरूर सुपर एक्ने क्रीम इस्तेमाल करते होंगे। मास्टर किन उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं तुम दोनों को ज्यादा ही सीरियस हो गए हो। और फिर लम्हेंग आगे बोलता है समय का मतलब कुछ भी नहीं होता है, मुझे अभी भी याद है कि वो लोग मेरी तरफ किस तरह से देखा करते थे, मेरा उनके सामने रहना बस एक चींटी की तरह लगता है। मास्टर किन आगे बढ़ते हैं और लम्हेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उनसे बोलते हैं इस बारे में सोचना बंद करो, हम लोगों के पास अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने को। जिससे लम्हेंग होश में आ जाता है और बोलता है अगर ये पर्सन मेरे कंधे के ऊपर हाथ नहीं रखता तो फिर मैं पक्का बुराइयों की गहराई में डूब जाता। मास्टर किन पक्का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और फिर मास्टर किन लम्हेंग से बोलते हैं चलो चले, और लम्हेंग उनकी तरफ देखते हुए सोचता है लेकिन मैं इनका हल्का से भी ऑरा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन है जिनके पास सच में उच्च विचार हैं। फिर उसके बाद वो दोनों कॉप्स मास्टर किन को लम्हेंग के पीछे देखते हैं और बोलते हैं उसके पीछे कोई है, हम लोग जल्दीबाजी में गोलाबारी नहीं कर सकते, नहीं तो पिछली बार की तरह वो टीचर भी बेहोश हो जाएगा। मास्टर किन उन दोनों लोगों से बोलते हैं तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं। वाइस प्रिंसिपल मास्टर किन से बोलते हैं टीचर किन आप हमारी यूनिवर्सिटी से हैं तो फिर आप बाहर वालों की मदद क्यों कर रहे हैं। मास्टर किन वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं आपको सिर्फ एक तरफ की चीजें नहीं देखनी चाहिए, आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, स्टूडेंट ने कुछ भी गलत चीज नहीं की है। कैंग मास्टर किन की तरफ देखते हुए सोचती है मास्टर किन हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा हैंडसम टीचर हैं, इसीलिए लम्हेंग ठीक रहेगा। फिर उसके बाद मास्टर किन कैंग के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कप टूटने के बाद उस टीचर ने इस लड़की से $1 मिलियन की डिमांड की, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल को इस बारे में पता चला तो फिर वो इस बात से अग्री नहीं करेंगे। वाइस प्रिंसिपल मास्टर किन से बोलते हैं मास्टर किन आप अभी भी बाहर वालों की मदद करने पर तुले हुए हैं। मास्टर किन वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं मैं सही की तरफ खड़ा हूँ, ना कि गलत की तरफ, ना ही बाहर वालों की तरफ। फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल अपने कॉप्स को ऑर्डर देते हैं कि वो मास्टर किन के ऊपर भी शूट करें। वो दोनों कॉप वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, क्या आप अपने ही लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। वाइस प्रिंसिपल उन दोनों कॉप्स के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम लोगों को किस बात की चिंता है, वो टीचर आपसे हमारी यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं है। मास्टर किन वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल आपको ऐसा करने का हक नहीं है, आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल इस स्कूल के अंदर है ही नहीं, इसीलिए अभी का प्रिंसिपल मैं हूँ। और मास्टर किन आपने अपने शब्दों से ये तय कर दिया कि आप इस यूनिवर्सिटी के और ज्यादा टीचर नहीं है, और मैं चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी को बता दूंगा। और फिर उसके बाद चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको टीचर के रूप में अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं लेगी।
लेकिन तभी वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल चले आते हैं और बोलते हैं किसने कहा कि मैं स्कूल में नहीं हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर को स्कूल से बाहर निकालने की, वो भी मेरी मर्जी के बिना। वाइस प्रिंसिपल पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल खड़े होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा बड़े प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरे टीचर को फायर करने की। वाइस प्रिंसिपल हैरान होकर बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल आप यहाँ पर क्यों? यहाँ पर बस एक छोटी सी दिक्कत है, ये लड़की यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रही है। फर्स्ट प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? तो फिर मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि तुमने लोगों के ऊपर शूट करने का ऑर्डर दिया है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी यूनिवर्सिटी किसी तरह की मार्शल आर्ट्स वाइन बन गई है जो तुम यहाँ पर लोगों को उतार रहे हो फाइट करने के लिए? जिससे वाइस प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को धक्का देते हुए बोलते हैं मेरे रास्ते से हटो, मैं ये खुद ही संभाल लूंगा। और फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लम्फेंग से पूछते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है? लम्फेंग बोलता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी के टीचर एक स्टूडेंट से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? लेकिन जब फर्स्ट प्रिंसिपल लम्फेंग की तरफ देखते हैं तब वो जान जाते हैं कि लम्फेंग कौन है। और फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं ये यंग मैन यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उस ओल्ड मैन ने इसे माउंटेन से नीचे उतरने के लिए इजाजत दे दी है? फिर उसके बाद कैंग फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलती है प्रिंसिपल मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसके बाद कैंग फर्स्ट प्रिंसिपल को सारी बातें एक्सप्लेन कर देती है और बोलती है यही सब कुछ हुआ था, बस लम्फेंग मेरी मदद कर रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल कैंग की सारी बातें सुनते हैं और उन दोनों से पीछे मुड़कर बोलते हैं तुम दोनों ने बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाई है हमारी यूनिवर्सिटी की। और फिर फर्स्ट प्रिंसिपल उस टीचर को ऑफिशियली डिसमिस कर देते हैं यूनिवर्सिटी से और वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं आपको एक महीने यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है और अपने घर के अंदर बैठकर सोचो कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बारे में सोचना भी मत। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल कैंग के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे बोलते हैं तुम यहाँ पर विक्टिम हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा पैसे वापस दिलाने में, और उस टी कप की कीमत $1 मिलियन नहीं थी, इसीलिए तुम यूनिवर्सिटी वापस आ सकती हो। कैंग प्रिंसिपल से बोलती है आपका मतलब आप मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकालेंगे जबकि मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस जगह को खराब कर दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल कैंग से बोलते हैं कोई भी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने की, इसीलिए अपनी क्लास में वापस जाओ। कैंग फर्स्ट प्रिंसिपल को थैंक यू बोलती है और फिर उसके बाद मास्टर किन के पास जाकर उन्हें भी थैंक यू बोलती है मदद करने के लिए। मास्टर किन कैंग से बोलते हैं एक टीचर के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी थी लेकिन तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए मेरे बजाय। फिर उसके बाद कैंग लम्फेंग के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और लम्फेंग से बोलती है लम्फेंग मैं तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहती हूँ, तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो खाने के लिए। लम्फेंग बोलता है सच में? और फिर कैंग शर्माते हुए लम्फेंग से पूछती है तुम क्या खाना पसंद करोगे? और अपने मन के अंदर सोचते ये लड़का सच में मेरे साथ डिनर करना चाहता है। लम्फेंग कैंग से बोलता है मैं नूडल्स खाना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा बाउल मंगाना। कैंग बोलती है क्या तुम्हें सच में बस इतना ही चाहिए? लेकिन तभी फर्स्ट प्रिंसिपल लम्फेंग से बोलते हैं लेकिन तुम्हारे पास डिनर करने के लिए टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ आओगे। लम्फेंग हैरान होकर फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ देखता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल लम्फेंग से बोलते हैं तुम्हें इस तरह से कंफ्यूज नजरों से मेरी तरफ देखना नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ आओगे। लम्फेंग पूछता है लेकिन क्यों? फर्स्ट प्रिंसिपल उससे बोलते हैं क्या तुम दाओकुन के बारे में क्यूरियस नहीं हो? और लम्फेंग हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचता है इसे मेरे टीचर का नाम कैसे पता है? जब भी मैं किसी बाहर वाले को अपने टीचर का नाम बताता हूँ तब मैं हमेशा अपने टीचर का नाम कुनलुन बताता हूँ। दाओकुन मेरे टीचर का ट्रस्टेड नेम है और ये नाम सिर्फ उन लोगों को पता है जिनके ऊपर मेरे मास्टर भरोसा करते हैं। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से जाने लग जाते हैं और जाते हुए लम्फेंग से बोलते हैं अगर तुम जानना नहीं चाहते हो तो फिर ये ठीक है। लेकिन लम्फेंग प्रिंसिपल के पीछे जाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और फिर उसके बाद लम्फेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है हम किसी और दिन डिनर करेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ के ऊपर गिव अप करने की जरूरत नहीं है और तुम अच्छे से जियो। फिर उसके बाद लम्फेंग प्रिंसिपल से पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? प्रिंसिपल लम्फेंग से बोलते हैं क्या दाओकुन के डिसाइपल इसी तरह से हर किसी के साथ रूड रहते हैं? फिर उसके बाद प्रिंसिपल लम्फेंग को बोलते हैं ये सही जगह नहीं ये सब बातों के बारे में बात करने की, इसीलिए हम कहीं और चलते हैं। और दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल लम्फेंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से बेइज्जती करने की, और तुम्हारी वजह से ही प्रिंसिपल ने मुझे पब्लिक के सामने डिसमिस किया है, तुम बस साले इंतजार करो मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल अपना फोन निकालते हैं और टियानमिंग नाम के बंदे को कॉल लगाते हैं और उससे बोलते हैं मैं उस बच्चे को जान से मारना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग टियानमिंग को देखते हैं जो कि एक अय्यास बंदा होता है। वो बंदा बोलता है ठीक है काम हो जाएगा। वाइस प्रिंसिपल टियानमिंग को बताते हैं लेकिन ये बंदा जिससे हम बदला लेना चाहते हैं वो एक सुपरनैचुरल पर्सन है और मैंने सुना है कि होली सी के साथ चाइना की 3 बड़ी फैमिली काम कर रही है, हम लोग उन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? टियानमिंग वाइस प्रिंसिपल से बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर लम्फेंग और प्रिंसिपल पर चला आता है। लम्फेंग प्रिंसिपल से पूछता है प्रिंसिपल आप क्या सच में मेरे मास्टर को जानते हैं? प्रिंसिपल बताते हैं हम एक दूसरे को जानते नहीं बल्कि सालों के लिए दोस्त भी हुआ करते थे और शुरुआत में तुम्हारा मास्टर इस दुनिया से छुपा नहीं करता था और शायद से हम दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक अभी भी कर सकते हैं। लम्फेंग प्रिंसिपल से पूछता है आपका क्या मतलब है कि मेरे मास्टर इस दुनिया से पीछे हट रहे थे? और लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है मुझे हमेशा ये लगा था कि मास्टर माउंटेनों के बीच में एकदम गहराइयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए वो माउंटेन से नीचे नहीं उतरते थे। प्रिंसिपल लम्फेंग से बोलते हैं हाँ उसने इस दुनिया को छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबतों का भार था। लम्फेंग चिल्लाकर बोलता है मुसीबत? मेरे मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है और चाइना की जो स्टेट है उसके मैजिशियन पावर के मुकाबले में मेरे मास्टर के पास बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्हें कौन परेशान कर सकता है? प्रिंसिपल लम्फेंग से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम और तुम्हारे मास्टर सिर्फ इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं? और फिर प्रिंसिपल लम्फेंग को बताते हैं तुम जितना सोच सकते हो पुराने इतिहास में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर
ताकतवर लोग यहाँ पर रहा करते थे। और अगर तुम सच में चाइना के इतिहास को छूते हो तो फिर तुम्हें गहराइयों में छुपे हुए कुछ ताकतवर लोग मिलेंगे। और फिर लिनफेंग प्रिंसिपल से पूछता, अगर चाइना के पास इतने ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं तो फिर होली सी चाइना के ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहा है और वो सारे लोग इतनी ज्यादा शांति से क्यों बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल लिनफेंग से बोलते हैं, चाइना के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये बस एक छोटा सा प्रेशर है जो कि चाइना की यंग जनरेशन के ऊपर डाला जा रहा है जिससे वो लगातार ताकतवर होती रहे। और फिर प्रिंसिपल लिनफेंग को आगे बताते हैं, अगर कोई भी ताकतवर एनिमी हमारे पास नहीं होगा तो फिर चाइना के अंदर ताकतवर लोग पैदा कैसे होंगे। और जब तुम एक बार कोई ताकतवर एनिमी हरा देते हो तो फिर तुम लगातार कमजोर पर कमजोर होते जाते रहते हो। इस दुनिया में तुम्हारे दुश्मन ही है जो तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं। और प्रिंसिपल की इतनी सारी बातें सुनकर लिनफेंग की बॉडी से एनर्जी निकलने लग जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से लाइट में कवर हो जाती है, जिससे प्रिंसिपल हैरान होकर बोलते हैं, क्या इस बच्चे को अभी गुप्त ज्ञान मिल गया है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचते हैं, ओल्ड मैन तुम्हारे पास एक अच्छा डिसाइपल है और सिर्फ कुछ शब्दों से इसे गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो गई और फ्यूचर में ये तुमसे और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बंदा बनेगा और शायद से ये बच्चा तुम्हारे जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी को भी खत्म कर सकता है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोलते हैं, अगर वो ओल्ड मैन इस बच्चे को अपना डिसाइपल बना सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल अपने दांत बाहर दिखाते हुए बोलते हैं, इस तरह का टैलेंटेड डिसाइपल होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ वो लाइट अभी भी चल रही होती है। लिनफेंग बोलता है, मुझे मास्टर ने इस लाइट के बारे में बताया था। और फिर उसके बाद लिनफेंग प्रिंसिपल को थैंक यू बोलता है उनके कुछ शब्दों से लिनफेंग को गुप्त ज्ञान प्राप्ति करवाने के लिए। प्रिंसिपल लिनफेंग को थैंक यू बोलते हैं और उसे बताते हैं कि लिनफेंग का व्यवहार जो अभी है वो काफी ज्यादा जोशीला, इसीलिए होली सी उसके कभी भी घोड़े लगा सकती है। और इसी वजह से प्रिंसिपल के पास इसके लिए एक उपाय है जिसकी वजह से लिनफेंग सिर्फ सेफ ही नहीं रहेगा बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी। लिनफेंग पूछता है, ऐसा कौन सा उपाय है प्रभु। और लिनफेंग प्रिंसिपल से बोलते हैं, चुपचाप मेरी यूनिवर्सिटी में और पढ़ाई करो। लिनफेंग हैरान होकर प्रिंसिपल से बोलता है, मुझे छोटा बड़ा नहीं आता है और तुम मुझे यूपीएससी करने को बोल रहे हो। फिर उसके बाद प्रिंसिपल अपने पास से टीसी निकालते हैं और लिनफेंग को देते हुए बोलते हैं, इसे रखो, अब तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो जिसकी सिफारिश सीधा चांसलर ने की है, अब तुम्हें कोनो नहीं रोके, तुम चुपचाप जाओ और पढ़ाई करो और देश का नाम रोशन करो। लेकिन लिनफेंग प्रिंसिपल से पूछता है, मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं और मैं बस एक ऑब्जर्वर हूँ, तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी क्यों जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को बिना नॉलेज के सिर्फ डिग्री की जरूरत होती है जो कि लोग वही चाहते हैं। और फिर लिनफेंग प्रिंसिपल से बोलता है, मैंने सब कुछ पढ़ा इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। प्रिंसिपल लिनफेंग से बोलते हैं, बाबू तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह और कुछ भी नहीं, और क्या किसी सामान्य इंसान को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्या तुम्हें एक डिग्री रोक सकती है? डिग्री विग्री कुछ नहीं होती, बस तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिससे लिनफेंग खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो बड़ा फैंटास्टिक है। लेकिन जब लिनफेंग प्रिंसिपल की स्माइल देखता है तब वो बोलता है, नहीं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि ये इंसान मेरा काटना चाहता है। और फिर लिनफेंग प्रिंसिपल से बोलता है, मैं नीचे उतरना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ ये स्कैम है और तुम मुझे बेचना चाहते हो। लेकिन प्रिंसिपल लिनफेंग से बोलते हैं, अब तुम्हें भागने के लिए काफी ज्यादा देर कर दी, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर होकर लिनफेंग के घर पर चला आता है और लिनफेंग खिड़की के पास खड़ा होकर मस्त कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और लिनफेंग को कोल्ड ड्रिंक काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लिनफेंग बोलता है, पता नहीं लोग इसे इतने ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, लेकिन इसे पीने के बाद मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ और जब मैं माउंटेन वापस जाऊंगा तब मैं मास्टर के लिए 10-15 बोतल लेकर जाऊंगा। और फिर लिनफेंग आसमान में देखते हुए बोलता है, मास्टर मुझे नहीं पता है कि आप ठीक है या नहीं, क्योंकि मुझे माउंटेन से नीचे आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और शायद से मेरे मास्टर मुझे पक्का मिस कर रहे होंगे। और फिर लिनफेंग अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर मैंने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं जो आपने मुझे बताई थी और जब मैं वापस आपके पास आऊंगा तो फिर मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो यहाँ पर हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद लिनफेंग अपनी भावनाओं से बाहर आता है और बोलता है, मैं माउंटेन से नीचे आया था अपने कॉजन इफेक्ट को ठीक करने के लिए, लेकिन पता नहीं साला ये कॉजन इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होली सी है, सालों ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, उन लोगों का किस चीज का इंतजार है। और फिर उसके बाद लिनफेंग को अजीब सा ऑरा महसूस होता है और जब लिनफेंग अपने सामने देखता है तब उसके सामने मेरी प्यारी सोफी खड़ी होती है जो कि लिनफेंग से बोलती है, काफी टाइम से तुम्हें देखा नहीं लिनफेंग। और सोफी यहाँ पर लिनफेंग से एक इल्यूजन के थ्रू बात कर रही होती है। लिनफेंग सोफी से बोलता है, क्या ये एक इल्यूजन है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सोफी लिनफेंग से बोलती है, चाइना की 3 बड़ी फैमिलियां हमारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हें ढूंढना तो मेरे लिए चुटकी बजाने के इतना आसान था। और फिर उसके बाद लिनफेंग सोफी को अपनी कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और सोफी से बोलता है, क्या तुम्हें ठंडी लगने से डर नहीं लगता जो तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं। जिससे सोफी हल्का सा शर्मा जाती है और लिनफेंग से पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे तुम्हारा स्टाइल अभी तक समझ में नहीं आया है। लिनफेंग सोफी से बोलता है, मुझे आदर करना आता है लेकिन मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वैसे भी हम दोनों दुश्मन हैं। और सोफी लिनफेंग से बोलते हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ऑफर लेकर आई हूँ दुश्मन से दोस्त बनने का। और लिनफेंग सोफी से बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कंट्री को धोखा दूं और तुम्हारे साथ मिल जाऊं। और सोफी लिनफेंग से चिपकते हुए बोलती, ऐसा मत कहो, अगर तुम चाहते हो तो फिर इसकी आधी कंट्री तुम्हारी हो जाएगी। लिनफेंग सोफी से बोलता है, क्या तुम प्रॉमिस करोगे जिससे कि मेरा मन थोड़ा सा बदल जाए। सोफी लिनफेंग से बोलती है, मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूँ जैसे ही ये। लेकिन तभी लिनफेंग सोफी के एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे सोफी नीचे गिर जाती है। और लिनफेंग सोफी से बोलता है, मेरे हाथ में खुजली हो रही थी इसीलिए मैं तुम्हें मारने से खुद को रोक नहीं सका। और फिर सोफी लिनफेंग से बोलती है, चलो ठीक है लेकिन देखते हैं कि तुम इससे कैसे बचते हो। और फिर उसके
बाद सोफी अपने पास से अपनी नई लड़कियां बाहर निकाल लेती हैं और फिर उसके बाद सोफी अपनी लड़कियों की ऑर्डर देती है कि इस लड़की से जितना भी माल है सारा खींच लो और इसे होली सी का हिस्सा बना दो। और फिर उसके बाद वो चारों लड़कियां लम्फेंग को चारों तरफ से घेर लेती है और लम्फेंग के पास मैजिक करने लग जाती है। लम्फेंग बोलता है ये होली सी की लड़कियां इतनी ज्यादा काइंड क्यों हैं। और फिर उसके बाद वो चारों लड़कियां अपने पास से अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाती हैं और दूसरी तरफ लम्फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है चलो मजे करते हैं और मैं तुम लोगों का चेहरा तुम लोगों की चेस्ट से बड़ा कर दूंगा। और सोफी हंसते हुए बोलती है ये मैजिक वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बचा है। और फिर उसके बाद लम्फेंग के अंदर जो लड़कियां मैजिक कर रही होती उनकी वजह से कमरे का माहौल बनने लग जाता है और लम्फेंग बोलता है ये क्या चीज है, इससे मुझे कोई भी इवल इंटेंशन फील नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद उन लड़कियों की मैजिक में से एक बबल लम्फेंग के कंधे के ऊपर आकर लगता है और वो फट जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा गैस रिलीज होती है और लम्फेंग अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लेता है और बोलता है मुझे पक्का यकीन है ये पॉइजन होगा। लेकिन वो गैस पॉइजन नहीं होती और यार अब तक तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या चीज है। और वहीं पर उस गैस के बीच में एक लड़की होती है जो कि लम्फेंग से बोलती है तुम अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख के इस गैस से बच नहीं सकते हो। और फिर उसके बाद वो सारी लड़कियां अपने कपड़े उतार देती है और उन्होंने अंदर एक सेक्सी सी ड्रेस पहन रखी होती है। और फिर उसके बाद लम्फेंग बोलता है इस पॉइजनस धुएं ने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं पक्का किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सारा चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद लम्फेंग दूर खड़ी एक लड़की को देखता है और उससे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जब वहाँ से धुआं उठता है तब वो लड़की जियाकी में बदल गई होती है और लम्फेंग उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाता है और उससे बोलता है जियाकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो सब छोड़ो तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फिर उसके बाद सोफी में बताती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सोफी बताती है कि स्टिक को खास लड़कों के लिए बनाया गया था और इससे आज तक कोई बच नहीं सका है और ये पॉइजनस फॉग एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करती है। फिर उसके बाद सोफी बोलती है चलो पता चल जाएगा कि तुम किसे पसंद करते हो लम्फेंग। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और सोफी बोलती है चलो देखते हैं कि तुम दूसरी लड़की कौन पसंद करते हो। लेकिन वो दूसरी लड़की भी जियाकी में बदल जाती है जिससे सोफी हैरान होकर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोबारा कैसे आ गई। और फिर सोफी बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का एक लड़की से सीधा लॉयल हो। और फिर उसके बाद वहाँ पर तीसरी लड़की भी जियाकी में बदल जाती है और चौथी लड़की भी जियाकी में, जिससे सोफी के साथ साथ लम्फेंग के भी पसीने छूटने लग जाते हैं और लम्फेंग बोलता है यहाँ पर इतनी ज्यादा जियाकी क्या कर रही है। और फिर उसके बाद लम्फेंग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम लोगों को थोड़ा और सीरियस हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद लम्फेंग उन चारों लड़कियों के ऊपर एक ब्लो मारता है जिससे वो चारों लड़कियां फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। और फिर लम्फेंग सोफी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है क्या और कोई भी ट्रिक बची है, नहीं तो मैं तुम्हारा इल्यूजन को तबाह कर दूंगा और वैसे भी मैं इन चारों लड़कियों को नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के हवाले कर दूंगा। और फिर उसके बाद लम्फेंग सोफी को खींचते हुए बोलता है वैसे तुम्हारी ये इल्यूजन काफी ज्यादा असली लगता है, तुम्हें कोई खास ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए, वैसे तुम्हारा अगर इल्यूजन टूटेगा तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा। जिससे सोफी भी हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचती है ये बात इसे कैसे पता चली, अगर मेरा ये इल्यूजन तबाह हो गया तो फिर मैं अगले 3 दिनों तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगी। और फिर उसके बाद लम्फेंग सोफी के सामने एक शर्त लगता है। लम्फेंग बोलता है मैं तुम्हारे इस इल्यूजन को नहीं तोड़ूंगा और तुम्हारी लड़कियों को भी जाने दूंगा। सोफी लम्फेंग से बोलती है तुम क्या जानना चाहते हो। लम्फेंग सोफी से पूछता है होली सी क्या प्लान कर रही है और अभी तक उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं है। सोफी लम्फेंग से बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए वापस आए हैं। लम्फेंग सोफी से पूछता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। सोफी लम्फेंग से बोलती है हम लोग चाइना में इसलिए हैं क्योंकि ये जगह फेरी टेल है और यहाँ पर अनगिनत खजाने छुपे पड़े हैं और होली से इन्हीं सब चीजों को चाहता है, तुम बस एक जरिया हो चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए। लम्फेंग सोफी से बोलता है चाइना उतना सिंपल नहीं जितना तुम्हें लगता है, अगर तुम लोगों ने चाइना के ऊपर अटैक किया तो फिर तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सोफी लम्फेंग से बोलते हैं बिल्कुल हम इसे जानते हैं, इसीलिए तो हमने अभी तक कुछ किया नहीं है क्योंकि हमारे पॉन्टिफ अभी तक ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। लम्फेंग सोफी से पूछता है ब्रेक थ्रू, लेकिन सोफी लम्फेंग से जाते हुए बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। और फिर सोफी अपनी लड़कियों को वहाँ से ले जाते हुए बोलती है बाद में मिलते हैं लम्फेंग, और अगर तुमने हमारी होली सी को ज्वाइन नहीं किया तो फिर तुम मरोगे। लेकिन तभी लम्फेंग सोफी का पैर पकड़ लेता है। सोफी उससे बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। लेकिन लम्फेंग सोफी का पैर पकड़ता है और उसे नीचे पटक देता है और उसके मुंह के ऊपर अपना पैर रख देता है और उसके इल्यूजन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना फोन निकाल कर नेशनल ब्यूरो सिक्योरिटी को कॉल लगाता है और बोलता है यहाँ पर होली सी के कुछ स्पाइस आए हैं, उन्हें ले जाओ। और फोन काटने के बाद लम्फेंग बोलता है पॉन्टिफ अभी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, वैसे मुझे अभी गुप्त ज्ञान मिला है लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा जैसे कि मेरी ताकत बढ़ी हो, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और फिर उसके बाद लम्फेंग के दरवाजे के ऊपर नॉक होती है और जब दरवाजा खुलता है तब वहाँ पर कैंग होती है। लम्फेंग कैंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैंग उससे बोलती है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, नहीं तो इससे मुझे बुरा लगेगा। और फिर उसके बाद लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है यहाँ पर वैसे भी कुछ भी नहीं बचा है, मुझे शायद डिनर के लिए चले जाना चाहिए। और फिर उसके अगले सीन में लम्फेंग रेस्टोरेंट के अंदर होता है और धपाधप नूडल्स लपेटता जा रहा होता है और उसी रेस्टोरेंट के अंदर वीवी और यो भी होते हैं। यो बोलती है वो लम्फेंग उस अगली लड़की के साथ डिनर क्यों कर रहा है। और फिर उसके बाद यो लम्फेंग की फोटो खींचते हुए बोलती है तुमने हम दोनों को रिजेक्ट किया तो फिर इससे क्या होगा जब तुम्हारी फेवरेट लड़की ये देखेगी कि तुम किसी और लड़की के साथ डिनर कर रहे हो। फिर उसके बाद यो उस फोटो को जियाकी के पास सेंड कर देती है। वीवी उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता कि लम्फेंग इस लड़की को पसंद करता है। यो वीवी से बोलती है मेरे फादर वॉर जोन के लीडर है और क्या तुम्हें अभी तक इस न्यूज के बारे में पता नहीं चला है कि लम्फेंग का जाओ जियाकी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप है। और 100%
ये वही लड़की है जिसको लिम्फेंग पसंद करता है। फिर उसके बाद याओ हंसते हुए बोलती है, मैंने इस फोटो को उसे भेज दिया, अब देखते हैं कि लिम्फेंग और उस लड़की का क्या होता है। विवी याओ से पूछती है, क्या होगा अगर लिम्फेंग को इस बारे में पता चल गया। याओ विवी से बोलती है, उसे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक तुम उसे बताओगे नहीं। फिर उसके बाद शिफ्ट होकर जियाकी के घर पर चला आता है। जय जियाकी से बोलती है, सिस्टर जियाकी, किसी ने हमें फोटो भेजी है, क्या आप देखना चाहती हैं? फिर उसके बाद जियाकी उस फोटो में लिम्फेंग को कैंग के साथ डिनर करते हुए देखता है। जय जियाकी से पूछती है, सिस्टर जियाकी आप क्या देख रही हैं? फिर उसके बाद जियाकी जोर से लिम्फेंग का नाम लेकर चिल्लाती है और फिर उसके बाद शिफ्ट होकर लिम्फेंग और कैंग पर चला आता है। लिम्फेंग कैंग से बोलता है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, जिससे कैंग अपने मन के अंदर सोचती है, इसने मुझे अपने घर के अंदर इन्वाइट नहीं किया है। लिम्फेंग कैंग से पूछता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? कैंग उससे बोलती है, क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर इन्वाइट नहीं करोगे? लिम्फेंग कैंग से बोलता है, काफी ज्यादा देर हो गई, मैं बस सोना चाहता हूँ। फिर उसके बाद लिम्फेंग कैंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। फिर उसके बाद कैंग लिम्फेंग को जाते हुए देखकर अपने मन के अंदर सोचती है, कैंग एंड वेन, तुम कब तक इसी तरह से शांत रहोगी? फिर उसके बाद कैंग लिम्फेंग के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद करती है और लिम्फेंग से आखिरकार बोलने देती है, ब्रदर लिम्फेंग, कि मैं आपको पसंद करती हूँ। लेकिन लिम्फेंग ज्यादा कुछ न रिएक्ट करते हुए कैंग से बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, थैंक यू। जिससे कैंग हद से ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर खड़ी रह जाती है। और लिम्फेंग फोन पर बोलता है, क्या तुमने सुन लिया? मैंने उसे मना कर दिया है और मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। जिससे दूसरी तरफ जियाकी शर्माने लग जाती है और फिर लिम्फेंग जियाकी से पूछता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी और के साथ डिनर कर रहा हूँ? फिर उसके बाद लिम्फेंग जियाकी से बात करते हुए अपने घर के पास पहुंच जाता है और जैसे अपने घर के दरवाजे को छूता है उसे कोई किलिंग ऑरा महसूस होता है और तभी कोई लिम्फेंग के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन लिम्फेंग उस बुलेट को डॉज कर लेता है और वो सीधा जाकर दीवार से लगती है। फिर उसके बाद लिम्फेंग पीछे मुड़कर बोलता है, कौन है? और जिस बंदे ने गोली चलाई होती है वो बोलता है, धत तेरे की, तुम मेरे बुलेट से डॉज कर सकते हो। लिम्फेंग उस बंदे से पूछता है, तुम कौन हो और क्या तुम्हें होली सी ने यहाँ पर भेजा है? वो बंदा हैरान होकर लिम्फेंग से पूछता है, होली सी। और फिर उसके बाद वो बंदा लिम्फेंग के ऊपर 3 बार शूट करता है। लेकिन लिम्फेंग वो तीनों शूट से ही हर बार की तरह इस बार भी डॉज कर लेता है और वो बंदा हैरान होकर बोलता है, तुम यहाँ तक कि मेरे बुलेट्स को भी डॉज कर सकते हो, बल्कि तुम मेरी इनविंसिबल ब्लड लाइट को भी डॉज कर सकते हो। चाइनीज बच्चे, सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्किल्स हैं। और लिम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये बंदा उन पहले वाले लोगों से बिल्कुल अलग है। और फिर उसके बाद वो बंदा लिम्फेंग के ऊपर अपनी किक से अटैक करते हुए बोलता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे से थोड़ा और खेलूंगा। और फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और लिम्फेंग उस बंदे के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन वो बंदा जल्दी से पीछे घूमता है और लिम्फेंग के सर के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और लिम्फेंग से बोलता है, बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ, और लिम्फेंग के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन वो सिर्फ लिम्फेंग का एक शैडो होता है और लिम्फेंग जल्दी से उस बंदे के पीछे चला जाता है और अपनी लाइटनिंग शॉट बाहर निकाल लेता है और उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन वो बंदा लिम्फेंग की लाइटनिंग शॉट को अपनी गन की मदद से रोक लेता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और लिम्फेंग बोलता है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। जब मेरी स्वॉर्ड ने उसकी गन को छुआ तब मुझे अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, शायद से कोई ट्रिक है जो वो बंदा छुपा रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं। वो बंदा अपने मुंह से खून बाहर फूंकता है और बोलता है, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हल्के में ले लिया, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। लिम्फेंग उस बंदे से बोलता है, मुझे अपनी असली आइडेंटिटी बताओ, क्या तुम वही पर्सन हो जो चाइना के लैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है? वो बंदा लिम्फेंग से बोलता है, बैड पर्सन, काफी ज्यादा टाइम हो गया जब मैंने इस तरह के शब्द सुने हैं, वैसे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर उसके बाद वो बंदा चुटकी बजाता है और वो बंदा जैसे ही चुटकी बजाता है लिम्फेंग की बॉडी के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होते हैं वो सभी लिम्फेंग की बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिससे लिम्फेंग अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी से सारी पावर बाहर चली गई है। लिम्फेंग बोलता है, मेरे साथ क्या हो गया? क्या मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर चली गई है? और फिर वो बंदा लिम्फेंग को बताता है कि मैंने तुम्हारे अंदर हल्की सी डिमोनिक पावर डाल दी थी। और फिर उसके बाद वो बंदा लिम्फेंग से पूछता है, तो फिर तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम्हारी सारी पावर तुमसे छीन ली गई है? लिम्फेंग उस बंदे से पूछता है, डिमोनिक पावर, क्या तुम होली सी से नहीं हो? वो बंदा लिम्फेंग को बताता है कि मैं बस एक क्रिमिनल हंटर हूँ जो कि होली सी और डिमोनिक पावर दोनों की तरफ से रहता है, और जो कोई भी इन दोनों के बीच के बैलेंस को खराब करता है मैं उसे तुरंत मार देता हूँ। और फिर उसके बाद वो बंदा लिम्फेंग के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन लिम्फेंग उस बुलेट को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और बोलता है, भले मैं अपनी पावर का इस्तेमाल मत करूँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये चीजें बहुत ज्यादा स्लो हैं और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है चाइना को हल्के में लेकर। जिससे वो बंदा हैरान हो जाता है और बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है, होली सी ने कहा था कि तुम इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, और ये बात बिल्कुल सच है। लिम्फेंग उस बंदे से बोलता है, दुनिया के लिए खतरा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन वो बंदा आगे से सिर्फ इतना ही बोलता है कि मुझे तुम्हें यहीं पर मारना होगा। और फिर उसके बाद वो बंदा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिम्फेंग उस बंदे के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, अमेजिंग, और उसके लिए तालियां बजाने लग जाता है। लेकिन वो बंदा लिम्फेंग से बोलता है, मैं फॉलन एंजल की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें मारने के बदले में, और फिर उसके बाद मैं भी मारा जाऊंगा। और फिर वो बंदा लिम्फेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी गम नहीं है। और उस बंदे की अटैक पावर इतनी ज्यादा होती है कि लिम्फेंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, इस बंदे की अटैक पावर ज़ोउ फैमिली के पूर्वज की पावर से 10 गुना ज्यादा है। और लिम्फेंग इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वो बंदा लिम्फेंग के पीछे आ जाता है और लिम्फेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे अटैक से बच के भाग नहीं सकते हो। लेकिन लिम्फेंग वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता और बोलता है, तुमने कहा था कि मैं एक बुरा पर्सन हूँ और मैं तुमसे कुछ
पूछना चाहता हूँ। और लम्फेंग पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई बुरा पर्सन हूँ, जिससे वो बंदा रुक जाता है और बोलता है तुम इस दुनिया को खतरे में डाल सकते हो और तुम्हारे पास असीम ताकतें हैं और तुम इस दुनिया के नियमों को भी पलट सकते हो और यही तुम्हारा क्राइम है और तुमने मुझे इस तरह से बना दिया और ये भी तुम्हारा क्राइम है। लम्फेंग उस बंदे से पूछता है क्या मैंने कभी किसी भी इनोसेंट पर्सन को हर्ट किया है और क्या मेरे पास कोई इवल पावर है जिसकी वजह से तुम लोग डर रहे हो। और फिर लम्फेंग उस बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें इस दुनिया में जितने भी सुपर नेचुरल बींग्स है उन सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा, तुम्हें होली सी को खत्म करना होगा और फिर उसके बाद खुद को भी मारना होगा। वो बंदा हैरान होकर बोलता है क्या मुझे खुद को भी मारना होगा। लम्फेंग उससे बोलता है हाँ, क्या तुम्हारे पास इवल पावर नहीं है, क्या तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और क्या तुम खुद इस दुनिया के लिए खतरा नहीं बन सकते हो। जिससे वो बंदा शांत हो जाता है और लम्फेंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे बोलता है तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ और मैं कोई अनक्लियर कॉज एंड इफेक्ट नहीं चाहता हूँ। और फिर लम्फेंग वहां से जाते हुए बोलता है तुमने आज सब कुछ तबाह कर दिया और मैं इसके बारे में सिर्फ झूठ बोल सकता हूँ। और फिर उसके बाद उस बंदे के पास एक लाइट या फिर एक स्पिरिट अपीयर होती है। वो स्पिरिट उस बंदे से बोलती है क्या तुम उसके जैसे किसी बच्चे से शांत हो गए हो, उसकी पावर तुमसे अलग है और अगर उसने एक बार अपनी पावर से कंट्रोल खो दिया तो फिर ये दुनिया अपने ऊपर से कंट्रोल खो देगी। वो बंदा उस स्पिरिट से बोलता है लेकिन उसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया और उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था, बड़ी ताकत होने का मतलब इविल होना नहीं होता है। वो स्पिरिट भी उस बंदे से बोलती है ताकतवर होना कोई इविल चीज नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर होना इविल है, क्योंकि उस बच्चे को आगे चलकर कोई भी रोक नहीं सकता है और अगर तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया तो फिर तुम अपना लास्ट चांस खो दोगे। और फिर उसके बाद वो स्पिरिट उस बंदे को मैनिपुलेट करते हुए बोलती है क्या तुम इस भविष्यवाणी को सच होने देना चाहते हो, क्या तुम उन सारे अनाथ बच्चों को उस शहर के साथ मरने देना चाहते हो। और फिर वो स्पिरिट आखिर में उस बंदे से बोलती है क्या तुमने कभी भी सोचा है कि इस तरह से कुछ हो सकता है। और फिर उसके बाद सीन सेट होकर लम्फेंग पर चला आता है। लम्फेंग अपने घर के अंदर आता है तो उसका घर पूरी तरीके से खराब हो गया होता है, लेकिन तभी लम्फेंग अपने कॉज एंड इफेक्ट की लाइन को देखता है तो उनमें से एक लाइन लाल होती है, मतलब कि लम्फेंग मरने वाला है। और तभी लम्फेंग पीछे देखता है तो वो बंदा दोबारा से पावर अप हो जाता है और लम्फेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इस बार तुम्हें पक्का बचा लूंगा। और फिर उसके बाद लम्फेंग बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि मेरे मास्टर ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था और अगर इसके बाद मेरे पास टाइम बचा तो फिर मैं उन सारी बातों को रिवाइज करूंगा जो मेरे मास्टर ने मुझसे बोली थी। और फिर वो बंदा लम्फेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है लेकिन तुम्हारे पास ये सब करने का मौका नहीं होगा और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मास्टर ने आखिर में क्या कहा था, लेकिन इस दुनिया के खातिर चलो एक साथ मर जाते हैं। और लम्फेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मेरे मास्टर ने कहा था कि इस दुनिया में लोगों को मुंह पर नहीं मारा जाता है तो फिर बॉक्सिंग का क्या मतलब होता है। और फिर उसके बाद लम्फेंग अपनी होली शॉट को बाहर निकालता है और बोलता है मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि मौत कॉर्नर को क्या कहा जाता है, लेकिन अब मैं इसे समझ गया हूँ कि ये बिल्कुल बेकार होता है। और फिर वो बंदा लम्फेंग के ऊपर पंच मारता है और लम्फेंग आगे से अपनी होली शॉट को इस्तेमाल करते हुए बोलता है लेकिन आखिरकार मास्टर मैं आपकी सारी बातों को समझ गया हूँ, और जिससे उस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। और लम्फेंग बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या कहा था। और हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि लम्फेंग के मास्टर लम्फेंग से बोलते हैं कि लम्फेंग बहुत ज्यादा कठोर है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब लम्फेंग नीचे भीड़ में जाएगा और अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स से मिलेगा तब उस टाइम लम्फेंग समझ जाएगा कि लम्फेंग इस कॉज एंड इफेक्ट को कभी भी संभाल नहीं सकता है और फिर उसकी फैमिली उसे अपना बना लेगी और इसे इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लम्फेंग अपनी होली शॉट की मदद से उसे सेंटर से काट देता है और वो बंदा मरते हुए लम्फेंग से बोलता है इस बार के लिए तुम मूव नहीं करोगे क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन यहाँ पर अब कोई दूसरा मौका नहीं है। और फिर उसके बाद लम्फेंग अपने कॉज एंड इफेक्ट की लाइन को देखता है जो कि उसकी लाइन टूट चुकी होती है और फिर लम्फेंग बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी अच्छे मूड में नहीं था, लेकिन यहाँ तक कि इसे कोई याद भी नहीं रखेगा और मुझसे कोई बदला भी नहीं लेगा। और फिर उसके बाद हम लोग उसी स्पिरिट को देखते हैं जो उस बंदे से बाहर निकल जाती है और बोलती है तुम एक कचड़े थे, मैंने तुम्हें वे फालतू में ही अपनी पावर दी थी। लेकिन तभी लम्फेंग उस स्पिरिट से बोलता है क्या तुम्हें इन सब चीजों के पीछे थे। वो स्पिरिट हैरान होकर लम्फेंग से पूछते हो तुम मुझे देख कैसे सकते हो। लम्फेंग उससे बोलता है जितने भी मिथिकल मैजिक हैं वो सब डिवाइन साइड से बच नहीं सकते हैं। और फिर वो स्पिरिट वहां से भागते हुए बोलती है अभी या फिर बाद में मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। लेकिन लम्फेंग उस स्पिरिट को अपनी होली शॉट की मदद से सेंटर से काट देता है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो अगर कोई भी क्लोन मरता है तो फिर जो रियल बॉडी होती है उसे भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। और फिर उसके बाद लम्फेंग बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होगा। और फिर उसके अगले सीन में लम्फेंग सोफे के ऊपर बैठा होता है, लेकिन तभी उसके पास याओ का मैसेज आता है और याओ लम्फेंग से पूछती हो तो तुम्हें कैसा लगा जियाकी ने जब तुम्हें डांटा होगा। और इस बात से लम्फेंग को समझ में आ जाता है कि याओ ने जियाकी के पास वो फोटो भेजी थी। और फिर उसके बाद लम्फेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और लम्फेंग याओ से बोलता है कि जियाकी ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया इसीलिए उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है और क्या याओ लम्फेंग की मदद करेगी उसे चीयर अप करने में उसके साथ ड्रिंक करके। और याओ भी इस बात के लिए मान जाती है लम्फेंग को ये बहाना देकर कि वो लम्फेंग का उदास चेहरा देखना चाहती है। और फिर उसके अगले दिन याओ वहां पर आ जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने मिलने का प्लान किया होता है, लेकिन लम्फेंग वहां पर काफी लेट से आ रहा होता है, जिससे याओ गुस्सा होकर अपने मन के अंदर सोचती है वो किस तरह का पर्सन होगा जो मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर इंतजार करवा रहा है। लेकिन तभी एक कार याओ के बगल से निकलती है जिसकी वजह से याओ की स्कर्ट ऊपर उठ जाती है। याओ चिल्लाकर बोलती है कौन है बेवकूफ जो इस तरह से कार ड्राइव कर रहा है। उस कार के अंदर से एक बंदा निकलता है जो कि याओ पर लट्टू होता है।
वो बंदा याओ से बोलता है, याओ तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो? मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें कम से कम मुझसे हेलो तो कहना चाहिए। याओ उस बंदे का नाम लेकर उससे बोलती है, जियांग अगर तुम मार नहीं खाना चाहते हो तो फिर यहाँ से तुरंत निकल लो। जियांग याओ से बोलता है, याओ तुम्हें इस तरह से रूड नहीं होना चाहिए, तुम हमारे फैमिली के बीच के रिश्ते को जानती हो, अगर मैंने तुम्हारे अंकल से तुम्हारा हाथ मांगा तो फिर वो खुशी खुशी मान जाएंगे। याओ जियांग से बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारी फैमिली के ऊपर भरोसा करना बहुत ज्यादा बेकार है। जिससे जियांग को उसके बाप की याद आती है जो उसे थप्पड़ मारता है और उससे बोलता है, तुम्हारे जैसा बेकार पर्सन जियांग फैमिली में क्या कर रहा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उसके बाद जियांग अपनी कार से उतर जाता है और याओ के पास जाते हुए याओ से बोलता है, मैं उस बूढ़े आदमी को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक औरत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। याओ थोड़ा सा परेशान होकर बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और ये भी मत भूलना कि मैं भी एक सुपरनेचुरल पर्सन हूँ। जियांग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, तो तुम भी ये बात मत भूलना कि मैं भी एक सुपरनेचुरल पर्सन हूँ। और फिर उसके बाद याओ आधी चिड़िया में बदल जाता है। फिर उसके बाद जियांग याओ से बोलता है, याओ तुमने मेरी बेइज्जती की, अब तुम्हें इसका इंतजाम झेलना पड़ेगा। और याओ के पीछे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी भी ये सब देख लेते हैं और बोलते हैं, क्या वो लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं? और फिर उसके बाद वो सारे लोग आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, आई एम फर्स्ट कह के, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए क्योंकि जियांग याओ की स्कर्ट फाड़ने वाला है। याओ जियांग से बोलती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से फाइट करेंगे? जियांग याओ से बोलता है, क्यों क्या हुआ, क्या तुम डर गए? और अगर तुम डर गए हो तो फिर इस बात को एडमिट करो कि तुम बहुत ज्यादा कचड़ा और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। याओ भी आगे से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी का स्पेयर बना लेते हैं और बोलते हैं, डर गए, इस तरह का शब्द याओ की डिक्शनरी में ही नहीं है। फिर उसके बाद याओ सीधा जियांग के ऊपर ऐड कर देती है और बोलती है, मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक गर्ल थी और मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हमारी और पावर के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। जियांग भी आगे से अटैक करते हुए बोलता है, मैं किसी औरत के सामने नहीं हारूंगा। फिर उसके बाद लैम्फेंग भी वहीं पर चला आता है क्योंकि वहीं पर याओ से उसकी मिलने की मीटिंग थी। लैम्फेंग इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ढिंचक पूजा अपना सॉन्ग गा रही है। फिर उसके बाद लैम्फेंग उस भीड़ में घुस जाता है और बोलता है, मुझे जगह दोगे, मैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर हूँ। वो सारे लोग भी लैम्फेंग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उससे बोलते हैं, मैं हूँ आई एम फर्स्ट। और लैम्फेंग से बोलते हैं, यहाँ पर मैं मेन कैरेक्टर हूँ और कोई नहीं है। लैम्फेंग उन लोगों से बोलता है, मैं तुम लोगों की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। और फिर उसके बाद लैम्फेंग बोलता है, ठीक है अब मैं तुम लोगों से अप्रूवल लूंगा। और फिर उसके बाद लैम्फेंग अपने पास से नोटों की गड्डी बाहर निकालता है और बोलता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और फिर लैम्फेंग उन लोगों को पैसे बांट देता है और बोलता है, क्या इतने काफी हैं? नहीं तो मैं इन्हें वापस ले लूंगा। और वो सारे लोग बोलते हैं, नहीं भाई इतना काफी है। फिर उसके बाद लैम्फेंग खुद से बोलता है, हालांकि इन पैसों को याओ को देना चाहिए था, हालांकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलत है कि मैं अपने पैसे दूसरे लोगों के ऊपर उड़ाऊं। फिर उसके बाद लैम्फेंग जब अपने सामने देखता है तब याओ जियांग के साथ फाइट कर रही होती है। जियांग याओ के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन याओ जम करके उस अटैक को डॉज कर लेती है और बोलती है, मुझे तो बस चोट लग ही गई थी। और याओ के जम करने की वजह से उसके संतरे ऊपर उछले होते हैं। तो लैम्फेंग बोलता है, वो दोनों संतरे कुछ ज्यादा ही खराब है, इसके बजाय तो मैं उस बंदर के साथ फाइट करना ज्यादा पसंद करूंगा। जिससे वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और लैम्फेंग से पूछते हैं, भाई क्या हम लोग ये फाइट देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं? दूसरा बंदा बोलता है, इस तरह से बातें करना बंद करो, क्या तुम यहाँ पर इस फाइट को रोकने के लिए खड़े हो? लैम्फेंग उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पर बस इस फाइट को देखने के लिए खड़े हो? फिर उसके बाद लैम्फेंग उन लोगों से बोलता है, चलो ठीक है मैं तुम लोगों को कुछ मजेदार दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि याओ के अंडरगारमेंट्स दिखने लग जाते हैं। और जब लैम्फेंग पीछे पलट कर देखता है तब उन लोगों की लार टपक रही होती है। और लैम्फेंग उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों का मजा जल्दी ही खत्म होने वाला है। वो सारे लोग लैम्फेंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, हमें परेशान करना बंद करो। एक बंदा लैम्फेंग से बोलता है, अगर तुम इस फाइट को रोकना चाहते हो तो फिर हमें वो करने नहीं देंगे। लैम्फेंग उन लोगों से बोलता है, 2 अटैक और वो बंदा हार जाएगा। जिससे वो तीनों बंदे एक साथ बोलते हैं, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ, ये फाइट बिल्कुल बैलेंस से चल रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं याओ जियांग के अटैक को डॉज करते हैं और उससे बोलते हैं, तुम हार गए, और उसके मुंह के ऊपर अपना स्पेयर रख देती है। और जियांग से बोलती है, कचड़े का निकनेम तुम ही हो। जिससे वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और लैम्फेंग की तरफ हैरानी से देखने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें ये कैसे पता चला? लैम्फेंग उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग ये खुद नहीं दे सकते हो? जिससे वो सारे लोग लैम्फेंग की तरफ और भी ज्यादा हैरानी से देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ याओ वहीं से पीछे पलट जाती है और जियांग से बोलते हैं, जाओ और जाकर थोड़ी और प्रैक्टिस करो, तुम्हारी अभी की पावर के हिसाब से तुम सिर्फ नॉर्मल लोगों को बुली कर सकते हो। और फिर याओ अपने मन के अंदर सोचते, इसका लैम्फेंग के सामने कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि ये मुझे बुली कर रहा था। और याओ वहां से जा ही रहे होते कि तभी जियांग पीछे से बोलता है, रुको मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। याओ जियांग से बोलती, अगर तुम 100 बार भी ट्राई करो तो फिर तुम ही हारोगे। फिर उसके बाद जियांग अपने पास से एक ड्रग बाहर निकाल लेता है और बोलता है, मुझे किसी भी हालात में जीतना होगा। लैम्फेंग और वो सारे लोग उस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अब इसने क्या बाहर निकाल लिया? लैम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये क्या चीज है? जिससे लैम्फेंग को पता चल जाता है कि ये एक्सप्लोडिंग पिल्स हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी पावर को बढ़ा देती हैं, लेकिन इसका इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक रहता है और थोड़े टाइम तक कोई भी किसी भी तरह की पावर को खराब कर सकता है या फिर उसे खत्म कर सकता है। और लैम्फेंग बोलता है, ये सबसे ज्यादा डरावनी चीज है, अगर कोई भी इसे ले लेता है तो फिर वो इंसान अपना दिमाग खो देता है और इस पिल के चलते इंसान पागल हो जाता है और पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है। और दूसरी तरफ जियांग अपने मन के अंदर सोचता है, फादर मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं आपकी फैमिली में होने के लिए लायक हूँ, क्योंकि जियांग के फादर जियांग को काफी ज्यादा बेइज्जत करते थे
और उसके सामने याओ की तारीफ करते थे, क्योंकि जियांग ने अभी तक अपने 5वें लेवल को रीच नहीं किया होता है और याओ ने कर लिया होता है। और फिर उसके बाद जियांग उस पिल को खाते हुए बोलता है, मैं कभी भी याओ से नहीं हारूंगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद जियांग उस पिल को खा लेता है और याओ उसे देखकर बोलती है, ये क्या खा रहा है? मेरे फादर ने कहा था कि ऐसी चीजें खाने से इंसान और भी ज्यादा बेवकूफ बन जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जियांग जैसे उस पिल को खाता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और बहुत तेज चिल्लाता है। और फिर उसके बाद जियांग चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। या उसके ऑरा को महसूस करते हैं और बोलती है, इसका ऑरा कई बार पावरफुल हो गया है। वो सारे लोग जियांग के बारे में बोलते हुए बोलते हैं, उसकी पावर की तरफ तो देखो, जैसा लगता है कि वो फटने वाला है। लम्फेंग याओ से बोलता है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, तुम इसे संभाल नहीं सकती हो क्योंकि वो पगला चुका है और तुम्हें उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। याओ लम्फेंग से बोलती है, मैं उस लड़के से भाग जाऊं, तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो, ऐसी चीजें मैं संभाल सकती हूँ। याओ ये सब बोल ही रहे होते कि तभी जियांग का जोरदार घूंसा सीधा उसके मुंह के सामने आ जाता है। याओ अपने मन के अंदर सोचती है, ये बहुत ज्यादा तेज हो गया है, अब मैं इसे हरा नहीं सकती हूँ और मैं अपना चेहरा लम्फेंग को कैसे फ्यूचर में दिखाऊंगी। और इस घुसे को खाने के बाद मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी, मेरे खूबसूरत चेहरे, बाय बाय। लेकिन तभी याओ के सामने उसके एक टीचर आ जाते हैं जो जियांग से बोलते हैं, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक करके, और तुमने ऑर्डिनरी लोगों को दिखा दिया कि तुम एक सुपर नेचुरल पर्सन हो। और फिर उसके बाद वो टीचर जियांग के ऊपर एक पंच मारते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं और उससे बोलते हैं, कोई भी बंदा मेरे स्टूडेंट को टच नहीं कर सकता है। और ये टीचर भाई यूनिवर्सिटी के डीन होते हैं, जांग भाई। वो सारे लोग टीचर जांग को देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, टीचर जांग आप बहुत बढ़िया है, आखिरकार आपने अपनी एबिलिटी को दिखा ही दिया। टीचर जांग उन लोगों की तरफ देखते हैं और उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। और तुम लोग देख क्या कह रहे हो, क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे नंबर में काट लूं और यहाँ तक कि तुम इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी नहीं होगे? जिससे उन सारे लोगों की फट जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद टीचर जांग जब पीछे मुड़ते हैं तो लम्फेंग और याओ वहीं पर खड़े होते हैं। टीचर जांग उन लोगों से बोलते हैं, तुम लोग अभी तक इस जगह से गए नहीं हो। डीन उन दोनों से बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? लम्फेंग उस डीन से बोलता है, टीचर जांग मुझे लगता है कि आप उस पर्सन को संभाल सकते हैं। डीन लम्फेंग से बोलता है, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? लेकिन तभी जियांग अचानक से डीन के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन डीन उसके पंच को बड़े आराम से डॉज कर लेते हैं। लेकिन तभी जियांग अपना दूसरा पंच डीन के ऊपर मारता है और उसे दूर फेंक देता है और पलट कर लम्फेंग और याओ की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। लम्फेंग भी जियांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अगली बार जब तुम कोशिश करोगे अपनी पावर को बढ़ाने की तब बिना मेडिसिन के करना, क्योंकि अगर तुम फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाओगे तो फिर जब तुम उठोगे तब तुम्हारी सारी मेरिडियंस डैमेज हो जाएंगी। और फिर लम्फेंग अपना पंच जियांग के मुंह के ऊपर मारता है और एक ही पंच में जियांग को हरा देता है। जियांग को हराने के बाद लम्फेंग वहां से जाने लग जाता है और याओ से बोलता है, तुम अब जा सकती हो। लेकिन याओ लम्फेंग को रोक देती है और उससे बोलती है, लम्फेंग तुमने अभी कहा जब वो उठेगा तब उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। लम्फेंग बोलता है, हाँ, जो उसने अपनी तुरंत ताकत बढ़ाई उसके लिए उससे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और ये दुनिया ऐसे ही चलती है। और फिर याओ लम्फेंग से पूछती है, तो फिर क्या कोई तरीका है उसे ठीक करने का? वो मेरा सच में एक भाई है, मैं उसके साथ बचपन में खेली हूँ, भले मैं उसे परेशान करना पसंद करती हूँ। लम्फेंग याओ से बोलता है, क्या तुम्हें मेरे सर के पीछे कोई लाइट दिखाई दे रही है? नहीं ना, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं। और फिर लम्फेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, सबसे अच्छा यही होगा कि तुम इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। और फिर उसके बाद लम्फेंग वहाँ से जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे ठीक करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि याओ ने मेरे साथ जो किया है मैं उसका बदला लूंगा। और फिर उसके थोड़ी देर बाद लम्फेंग जब कहीं जा रहा होता है तो कोई बंदा उसका पीछा कर रहा होता है और लम्फेंग को भी पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लम्फेंग बोलता है, अब आप बाहर आ जाइए, मैं जानता हूँ कि ये आप हैं टीचर जैंग। और फिर उसके बाद डीन झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ? और फिर उसके बाद डीन नीचे उतर आते हैं और बोलते हैं, तुम सच में लम्फेंग हो जिसने कैपिटल सिटी को बीच में हिला के रखा है। लम्फेंग डीन से बोलता है, फालतू की बकवास मत करिए, सीधा पॉइंट पर आइए। डीन लम्फेंग से बोलते हैं, ऐसा कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। लम्फेंग डीन से बोलता है, हाँ हाँ जल्दी पूछो। और फिर उसके बाद डीन लम्फेंग से उसकी मदद मांगते हैं एक शॉट को बनाने या फिर निकालने में। लम्फेंग डीन से बोलता है, एक शॉट को बाहर निकालना क्या ये तुम खुद नहीं कर सकते हो? डीन लम्फेंग को बताते हैं कि वो तलवार श्रापित है और वो तलवार हजारों सालों से हमारे पूर्वजों की धरती पर गड़ी हुई है और हम लोग कभी भी इनेट रैंक में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे और हमारी जैंग फैमिली काफी टाइम से उस श्राप से जूझ रही है। और फिर उसके बाद डीन लम्फेंग हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, अगर तुम उस तलवार को बाहर निकालना चाहते हो तो फिर किसी को इनेट रैंक से ऊपर का होना पड़ेगा, तभी वो तलवार को बाहर निकाल पाएगा और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ लम्फेंग। और फिर लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है, मैं आज ही इस पर्सन से मिला हूँ, लेकिन हालांकि मैं इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लेकिन क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? और फिर उसके बाद डीन लम्फेंग को धमकी देते हैं कि लम्फेंग को कोई भी डिप्लोमा नहीं मिलेगा अगर लम्फेंग उनकी मदद नहीं करेगा। और फिर उसके बाद लम्फेंग बोलता है, लेकिन इसके अलावा क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा मेरे किसी भी काम का है? तुम इस यूनिवर्सिटी के डीन हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत के घोड़े लगे पड़े हैं और तुम मेरी क्या मदद करोगे मेरी जिंदगी को अच्छा बनाने में? लम्फेंग की बातें सुनकर डीन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के बदले में तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। लम्फेंग डीन से पूछता है, तुम मुझे क्या अच्छा दोगे? और फिर उसके बाद डीन लम्फेंग से बोलते हैं, मेरे पास एक छोटी बहन है जो
कि बिल्कुल छोटी है और उसकी अभी भी शादी नहीं हुई है। और डिन की इतनी ही बात सुनकर लम्फेंग वहाँ से दुम दबा के भाग लेता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वो डिन लम्फेंग को जीजा जी कहकर इधर उधर ढूंढ रहा होता है। और फिर उसके बाद लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है मुझे उस पर्सन के मरने से कोई भी डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी मदद नहीं बल्कि अपनी बहन को मेरे हाथों बेच रहा है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद लम्फेंग का फोन बजने लग जाता है। लम्फेंग फोन को रिसीव करता है तो दूसरी तरफ ग्रैंडपा जो होते हैं जो कि लम्फेंग को तुरंत अपने घर पर बुलाते हैं और लम्फेंग को बताते हैं उनका बेटा वापस आ गया है और कुछ अजीब चीजें हैं जो कि लम्फेंग को बतानी है। फिर उसके बाद अगला सीन ग्रैंडपा जो के घर का होता है। लम्फेंग वहां पर चला जाता है। ग्रैंडपा जो का बेटा लम्फेंग को ग्रीट करता है। लम्फेंग भी उससे हाथ मिलाता है और उसे ग्रीट करता है। ग्रैंडपा जो का लड़का अपने मन के अंदर सोचता है क्या ग्रैंडपा ने नहीं कहा था कि इसके सर का दिमाग थोड़ा खाली है। फिर उसके बाद लम्फेंग ग्रैंडपा जो की तरफ देखता है और उससे बोलता है ग्रैंडपा जो आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप यहाँ पर मुझे सिर्फ डिनर के लिए बुलाएं। ग्रैंडपा जो लम्फेंग से बोलते हो तुम हाल ही में काफी ज्यादा समझदार होते जा रहे हो। और फिर उसके बाद ग्रैंडपा जो बताते हैं कि हमें आखिरकार होली सी की लोकेशन का पता चल गया है, लेकिन जहाँ पर होली सी छुपा हुआ है वहाँ से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लम्फेंग ग्रैंडपा जो से बोलता है जब तक वो लोग चाइना के अंदर है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। फिर उसके बाद ग्रैंडपा जो लम्फेंग को बताते हैं कि सितु फैमिली ने होली सी को अपने घर पर छुपा रखा है, जिससे लम्फेंग हैरान हो जाता है क्योंकि सितु फैमिली जियाकी की मदर की फैमिली है। और फिर उसके बाद ग्रैंडपा जो लम्फेंग से बोलते हैं क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए होली सी को पकड़ोगे चाहे जो हो जाए? और फिर उसके बाद लम्फेंग ग्रैंडपा जो से बोलता है अगर सितु फैमिली ने होली सी को छुपा रखा है तो फिर तो इसका मतलब यही है कि वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं। ग्रैंडपा जो लम्फेंग से बोलते हैं हम लोग अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हमें अभी भी ये नहीं पता चला है कि वो लोग होली सी की मदद क्यों कर रहे हैं और लॉजिकली वो लोग कभी भी बाहर वालों की मदद नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद लम्फेंग उठ जाता है और बोलता है मैं वहां पर खुद जाऊंगा और पता लगा लूंगा कि वहां पर चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद ग्रैंडपा जो लम्फेंग से पूछते हैं तो क्या होगा अगर उन लोगों ने हमें धोखा दिया तो फिर तुम क्या करोगे? लम्फेंग ग्रैंडपा जो से बोलता है अगर ये हुआ तो फिर वही होगा जो मैं करने वाला था। ग्रैंडपा जो लम्फेंग से बोलते हैं तुम्हारे शब्द वही है जो मैं सुनना चाहता था और मैं तुम्हें बाकी सारी जानकारियां दे दूंगा। लेकिन तभी ग्रैंडपा जो का लड़का बोलता है ऐसा कहा जाता है कि सितु फैमिली की जमीन के नीचे काफी ज्यादा फेरी खजाने छुपे पड़े हैं और अगर सच में वो खजाने वहां पर हैं तो फिर इससे काफी ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। लम्फेंग ग्रैंडपा जो के लड़के से पूछता है किस तरह का खजाना? ग्रैंडपा जो का लड़का बोलता है हेवनली किंग्स गोल्डन पगोड़ा, और तुम लोग इसे खाने वाला पकौड़ा मत समझना, पगोड़ा। और जितना मुझे इसके बारे में पता है पगोड़ा एक छोटा सा मंदिर होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है और वो पावर लम्फेंग से भी ज्यादा है। चलो फिर स्टोरी में वापस आते हैं। ग्रैंडपा जो अपनी लड़की की ये वाली सारी बातें सुनकर जोरों से हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडपा जो का लड़का अपने फादर से पूछता है डैड आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? ग्रैंडपा जो अपने लड़के से बोलते हैं अगर सितु फैमिली के पास ऐसे फेरी टेल खजाने होते हैं और वो लोग जाहिर तौर पर होली सी की मदद कर रहे हैं तो फिर वो और ज्यादा सेकंड ग्रेड की फैमिली ना रहते हैं। और दूसरी तरफ लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, अगर ग्रैंडपा जो के लड़के ने जो कुछ भी कहा अगर वो सब कुछ सच होगा। और फिर उसके बाद लम्फेंग को अपने मास्टर की एक बात याद आती है। लम्फेंग के मास्टर लम्फेंग को बताते हैं कि अगर लम्फेंग इस माउंटेन का भविष्य डिसेंट रखना चाहता है तो फिर लम्फेंग को सावधान रहना होगा क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जो कि हेवन ने इस दुनिया में छोड़े हैं और उन खजानों में से अगर किसी भी चीज ने अगर अपनी ताकत दिखाई तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि लम्फेंग संभाल सकता है, क्योंकि वो चीज लम्फेंग के औकात के बाहर है। क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल फिर से चेंज हो गया, इसीलिए मुझे गाली मत देना, राइटर को दो। लम्फेंग अपने मास्टर से पूछता है हेवनली वर्ड छुपे हुए खजाने मास्टर इन सब का क्या मतलब है? मास्टर कहीं आपका मतलब द गोल्डन लोटस बुक से तो नहीं जिसे हमने कल बाहर आपके घर से निकाला था? लम्फेंग ये वाली बात सुनकर लम्फेंग के मास्टर लम्फेंग की तरफ घूर कर देखते हैं जिससे लम्फेंग डर जाता है और घुटनों पर आ जाता है और सॉरी बोलने लग जाता है। मास्टर बोलते हैं इस दुनिया में आकाश के ऊपर भगवान रहते हैं जिनकी इंसान पूजा करते हैं और वो छुपे हुए खजाने बस उनकी नकल है, लेकिन वो खजाने अब उन इंसानों के हाथों में हैं। लेकिन भले ही वो खजाने बस एक नकल हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर काफी ज्यादा पावर छुपी हुई है और इंसान उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। लम्फेंग बोलता है ये वो चीज है जब मास्टर ने वो सब कहा था। फिर उसके बाद लम्फेंग टेबल से उठ जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है ग्रैंडपा जो इस बार मुझे अकेले जाने दीजिए। ग्रैंडपा जो अपने लड़के से बोलते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा है, क्या तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है? ग्रैंडपा जो का लड़का बोलता है मैंने भी इस बारे में सिर्फ अफवाह सुनी है और मुझे इसके ऊपर यकीन भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग लम्फेंग को देखते हैं जो सावर लेते हुए अपने मन के अंदर सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा अगर सच में जियाकी की फैमिली गद्दार हुई और क्या मैं ये कर सकता हूँ, वो सारे लोग जियाकी के रिश्तेदार हैं। फिर उसके बाद जब लम्फेंग बाहर आता है तब उसके पास लियन की कॉल आती है। लम्फेंग फोन को रिसीव करता है तो लियन लम्फेंग से बोलती है कि क्या तुम मेरी एक पिल बनाने में मदद करोगे? लम्फेंग बोलता है पिल, लेकिन किसके लिए? क्या तुम ये पिल जियांग यांग को देना चाहती हो? लियन बोलती है हाँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्या तुम सच में कैपिटल के अंदर हो? लम्फेंग बोलता है हाँ मैं कैपिटल के अंदर ही हूँ। और यहाँ पर लम्फेंग लियन को पिल बनाकर देने से मना तो कर देता है, लेकिन लियन को वो तरीका बता देता है जिससे जियांग ठीक हो सकता है। और फिर लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है मेरी खुद की बहन मेरे सामने भीख मांग रही है, वो भी किसी अजीब फीलिंग के साथ, मैंने ये काफी पहले महसूस नहीं किया था। फिर
फिर उसके बाद लम्फेंग लियन से बोलता है, मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर आखिर में लम्फेंग गलती से लियन के फादर को अपना फादर बोल देता है। लियन हैरान होकर लम्फेंग से पूछती है, तुमने अभी क्या कहा? लेकिन लम्फेंग फोन को काट देता है। और दूसरी तरफ लियन अपने मन के अंदर सोचती है, लम्फेंग ने अभी फादर कहा, लेकिन उसका इससे क्या मतलब था? फिर उसके बाद लम्फेंग बोलता है, मैंने बस ये कह ही दिया था कि मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। और फिर लम्फेंग बोलता है, लेकिन कल इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर उसकी अगली सुबह लम्फेंग तैयार वैयार होकर सीतू फैमिली के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब लम्फेंग बाहर आकर देखता है तब लम्फेंग के सामने सीनियर यिन खड़े होते हैं और सीनियर यिन यहाँ पर लम्फेंग के साथ सीतू फैमिली जाएंगे। लम्फेंग सीनियर यिन से पूछता है, आप करना क्या चाहते हैं? सीनियर यिन लम्फेंग से बोलते हैं, मैं तुम्हें लीड करूंगा और मेरी कैपेसिटी की वजह से सीतू फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। सीनियर यिन आगे बताते हैं, और वैसे भी मैं ये करना चाहता था, लेकिन ओल्ड जू मेरे ऊपर काफी ज्यादा दबाव डाल रहा था ये करने के लिए। लम्फेंग पीछे मुड़कर देखता है तो ग्रैंडपा जू खिड़की से बोलते हैं, वो एक अच्छा पर्सन है। फिर उसके बाद लम्फेंग और सीनियर यिन सीतू फैमिली जाने के लिए निकल जाते हैं। सीनियर यिन लम्फेंग से बोलते हैं, लम्फेंग मैं ये जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन कैपिटल सिटी के अंदर कोई भी कमजोर फैमिली नहीं है और सीतू फैमिली ने शायद से अपनी पावर को छुपा के रखा होगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लम्फेंग बोलता है, सीनियर यिन आप मुझे किस तरह से देखते हैं? मैं वैसे भी सीतू फैमिली में कोई भी मुसीबत खड़ी करने नहीं जा रहा हूँ। अगर वो लोग ताकतवर भी होंगे तो फिर वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे? सीनियर यिन अपने मन के अंदर सोचते हैं, जिस लड़की को ये लड़का पसंद करता है वो सीतू फैमिली के साथ रिश्ता रखती है और मुझे ये देखना होगा, अगर ये लड़का सीतू फैमिली के साथ मिला होगा तो फिर मुझे वही करना होगा जो किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ चाइना के लिए है। फिर उसके बाद वो दोनों सीतू फैमिली के घर पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को जियाकी का भाई सीतू लाओ ही वेलकम करता है। सीतू लाओ उन दोनों से बोलता है, आप दोनों मेरे साथ आइए, हमारे पूर्वज आपका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद सीनियर यिन सीतू लाओ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, लम्फेंग ये वही बच्चा है ना जिसको तुमने पहले पीटा था? सीतू लाओ सीनियर यिन से बोलता है, सीनियर यिन प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए, यहीं पर वो लिविंग रूम है जहाँ पर हमारे पार्टियाज आपका इंतजार कर रहे हैं। और सीतू लाओ अपने मन के अंदर सोचता है, इस बार भले ये मेरी फैमिली के लिए दवाई हो या फिर मौका, लेकिन मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सीनियर यिन और लम्फेंग घर के अंदर चले आते हैं और लम्फेंग सीतू फैमिली के घर की तारीफ करता है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की बेइज्जती। फिर उसके बाद वहाँ पर सीतू फैमिली के पूरा चले आते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर किस लिए आए हो? सीनियर यिन अपनी चेयर से उठते हैं और लम्फेंग से बोलते हैं, हमने जैसा प्लान किया था वैसा करना। फिर उसके बाद सीनियर यिन अपने पास एक सुट्टे का पैकेट निकालते हैं और सीतू फैमिली के पूर्वज को इन्हीं बातों के बीच में फंसा लेते हैं। लम्फेंग आगे से सीनियर यिन को इशारा करता है और अपनी डिवाइन साइट को ओपन करता है, जिससे लम्फेंग सीतू फैमिली के घर का चप्पा चप्पा छान लेता है और लम्फेंग को पता चल जाता है कि होली सी सीतू फैमिली के घर में ही छुपी हुई है। और हम लोग सोफी को देखते हैं जो कि मस्त सोफे पर लेटे हुए अपना फोन चला रही होती है और सोफी के आसपास होली सी के कुछ मेंबर भी होते हैं। उनमें से एक मेंबर को पता चल जाता है कि उनके ऊपर ताका झाकी की जा रही है, जिसे लम्फेंग भी हैरान होकर रुक जाता है और टेबल से उठकर सीतू फैमिली के पूर्वज से बोलता है, क्या हमारे अलावा आपके घर में और कोई भी मेहमान है? सीतू फैमिली के पूर्वज लम्फेंग से चिढ़के बोलते हैं, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? और अपने मन के अंदर सोचते हैं, इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चला? वो रूम तो काफी ज्यादा सीक्रेट है। लम्फेंग बोलता है, ये सही है या गलत ये मैं खुद प्रूव कर दूंगा, लेकिन मैं क्या जाकर उनसे हेलो बोल सकता हूँ? सीतू फैमिली के पूर्वज लम्फेंग के ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं, मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात करो, लेकिन यहीं पर रुक जाओ। और कुछ लोग लम्फेंग का रास्ता भी रोक लेते हैं। लम्फेंग उन लोगों से बोलता है, तुम लोग सीतू फैमिली से हो और मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इसीलिए साइड हट जाओ। और उसी टाइम लम्फेंग का फोन भी बज रहा होता है। लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये कॉल पक्का जियाकी की तरफ से होगी और उसे इस बारे में भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ और वो पक्का यही चाह रही होती होगी कि मैं उसके ग्रैंडफादर को शर्मिंदा ना करूँ। उसी टाइम सीनियर यिन सीतू फैमिली के पूर्वज से बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि होली सी की पावर काफी ज्यादा कमजोर है और उनके पास कोई भी चांस नहीं है कि वो लोग वेस्टर्न पावर हाउस के खिलाफ जीत सके। सीतू फैमिली के पूर्वज बोलते हैं, सीनियर यिन आपका क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं? सीनियर यिन लम्फेंग की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, तुम्हें ये खुद देख लेना चाहिए, लम्फेंग की स्ट्रेंथ हम लोगों से सबसे ज्यादा ऊपर है और उसे रोकना नामुमकिन है। और तुम्हें क्या लगता है उसके जैसे डिसाइपल को किसने सिखाया होगा? सीतू फैमिली के पूर्वज हैरान होकर पूछते हैं, आपका कहने का क्या मतलब है? सीनियर यिन बोलते हैं, हमारे चाइना की ताकत उन लोगों से कहीं ज्यादा जितने लोगों को हमने देखा है और हमारे चाइना के अंदर बहुत सारे ताकतवर लोग हैं और बहुत सारे अजनबी हैं जो कि हमें देख रहे हैं। और फिर सीनियर यिन सीतू फैमिली के पूर्वज का कॉलर पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं, तुमने हमारे चाइना को धोखा दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कदम उठाने की? और फिर सीतू फैमिली के पूर्वज लम्फेंग को जाने की इजाजत दे देते हैं। लम्फेंग जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, मैं जियाकी को ये सब कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ। और जब लम्फेंग फोन चेक करता है तब जियाकी ने काफी बार उसे कॉल किया होता है और बोला होता है, लम्फेंग तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें तुम सावधान रहना। लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है, इतना सब होने के बाद भी वो सिर्फ मेरे बारे में चिंता कर रही है। मैंने जियाकी को उस तरह की लड़की की तरह सोचा जो सच को समझ नहीं सकती है, लेकिन जियाकी इससे कहीं ज्यादा आगे है, वो सब कुछ समझ गई। और फिर लम्फेंग भागते हुए बोलता है, यहाँ तक कि जियाकी के लिए मुझे इस चाइना को सेव करना होगा। और फिर उसके
बाद लम्फेंग बिजली की रफ्तार से भागते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर सोफी होती है और सोफी वहाँ पर मस्त बैठी हुई अपना मेकअप कर रही होती है। और फिर लम्फेंग सोफी से बोलता है हम लोग दोबारा मिल गए जेल से भागने के बाद, तुम्हें कैसा लग रहा है? और अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलते हो तो फिर मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सोफी लम्फेंग से बोलती है बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं जरा अपनी स्टॉकिंग पहन लूं। और फिर उसके बाद सोफी अपने सॉक्स पहनने लग जाती है। लम्फेंग उन तीनों लोगों से बोलता है तुम लोग यहाँ तो कुछ भी मत करो या फिर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे खिलाफ फाइट करो। वो तीनों बंदे सोफी के सामने आ जाते हैं और लम्फेंग से बोलते हैं हम तुम्हें यहाँ से सोफी को ले जाने नहीं देंगे। लम्फेंग उनमें से एक बंदे से बोलता है तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुमने मेरी डिवाइन साइड को देख लिया था। वो बंदा भी अपनी हुडी उतार देता है और बोलता है तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम वो पहले बंदे हो जिसने चाइना के अंदर डिवाइन साइड को इस्तेमाल किया है और शायद से तुम्हें मारकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होगा। लम्फेंग कुछ बंदे से बोलता है हर कोई होली से यही कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ नए शब्द नहीं हो सकते हैं? वो बंदा सीधा लम्फेंग की तरफ दौड़ लगा देता है और लम्फेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ठीक है अगली बार जरूर बोलूंगा। लेकिन लम्फेंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बंदा हंसते हुए लम्फेंग से बोलता है क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? और फिर वो बंदा लम्फेंग के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है और बोलता है लेकिन ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि तुम मेरे इस अटैक से बच सकते हो। लेकिन लम्फेंग उसके इस अटैक से भी डॉज कर लेता है और वहां से निकल जाता है और उस बंदे के साइड पर चला आता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है अमेजिंग, तुम सच में काफी ज्यादा तेज हो, तुम्हारे अटैक भी तेज हैं। और फिर लम्फेंग उस बंदे से बोलता है लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ और उसे उठाकर नीचे पटक देता है जिससे वो लड़का थोड़ी देर के लिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर लम्फेंग सोफी से बोलता है अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से मेरे साथ चलो। वो बाकी बचे दो बंदे फिर से सोफी के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, हम हमारी होली सी की सैंड को टच नहीं करने देंगे। लम्फेंग उन लोगों से बोलता है अगर मैं उसे छूंगा नहीं तो फिर तुम क्या मेरे साथ फाइट नहीं करोगे? और लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचते हैं सोफी ने इस तरह के कपड़े पहने हैं, अगर मैंने इसे छुआ तो फिर जियाकी गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए अच्छा यही है कि मैं एक स्पेल का इस्तेमाल करूं। और फिर लम्फेंग वहीं पर खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लग जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है उसे जरा देखो तो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ लम्फेंग जैसे जैसे मंत्र पढ़ता जाता है उसकी बॉडी से सारे मंत्र बाहर निकलते जाते हैं और लम्फेंग की बॉडी के अंदर से काले तरह का धुआं या फिर एनर्जी निकलती है जो कि सोफी की तरफ जाने लग जाती है। वो दोनों बंदे उस काले धुएं की तरफ अटैक करते हैं तो वो धुआं उसे डॉज कर लेता है और साइड में हट जाता है और उन दोनों बंदों को आपस में बांध लेता है और सोफी की तरफ जाने लग जाता है। सोफी चिल्लाकर बोलती है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन वो धुआं सोफी को ठरकी तरीके से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। और दूसरी तरफ लम्फेंग बोलता है उसे दूर ले जाओ। और फिर उसके बाद वो काला धुआं वहां की खिड़की खोल देता है और सोफी को नीचे फेंकने वाला होता है। और यार अगर तुम मेरी बात मानो तो लम्फेंग यहाँ पर बिल्कुल एक ठरकी विलन की तरह है और वो कमरा दूसरी मंजिल पर है, अगर सोफी नीचे गिरी तो सीधा ऊपर जाएगी। लेकिन तभी वो बंदा जो थोड़ी देर पहले बेहोश हो गया था वो उठ जाता है और खिड़की के ऊपर एक बैरियर लगा देता है जिससे हमारी सोफी नीचे गिरने से बच जाती है। और वो बंदा सोफी से बोलता है चिंता मत करो, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। सोफी उस बंदे से बोलती है इस मंत्र को तोड़ो और मुझे आजाद करो। लेकिन फिर लम्फेंग सोफी का मुंह बंद कर देता है और उस बंदे से बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोबारा पीटूं? फिर उसके बाद वो बंदा एक हीरो की तरह अपने सर फाड़ देता है और बोलता है मैं मरते दम तक लड़ूंगा और कोई भी मेरी सोफी को टच नहीं कर सकता है जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद वो बंदा खिड़की से भाग जाता है और लम्फेंग से बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद लम्फेंग उस बंदे के पीछे जाते हुए सोफी से बोलता है मैं यहाँ पर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, भागने के बारे में सोचना भी मत। और फिर उसके बाद लम्फेंग वहां से चला जाता है। लम्फेंग के जाने के बाद सोफी अपने मन के अंदर सोचती है क्या उसे यही लगा कि मैं उसका कहना मानूंगी? इसके बारे में सोचना ये बहुत बड़ा बेवकूफी है कि मैं इस छोटी सी टेक्निक से यहाँ फंसी रहूंगी। और फिर उसके बाद सोफी खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन सोफी छुड़वा नहीं पाती और शांत हो जाती है। और फिर सोफी बोलती है मैं इसे जितना खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ ये मुझे और जैसे कसता जा रहा है, मैंने इसे हल्के में ले लिया, अब मेरे पास सिर्फ वही रास्ता बचा है। और फिर उसके बाद सोफी अपने आंखें बंद करती है और बोलती है ओपन। और सोफी जैसे ही ओपन बोलती है तो उसकी बॉडी से एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है जिससे वो काला धुआं वहीं पर जलकर खत्म हो जाता है और सोफी आजाद हो जाती है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर लम्फेंग और उस बंदे पर चला आता है। वो बंदा बोलता है ये बुरा नहीं था, तुम मेरी स्पीड तक मैच कर सके हो। और फिर वो बंदा बोलता है लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहिए कि मैं अब सीरियस होने वाला हूँ। और फिर वो बंदा लम्फेंग के ऊपर अपने किक से अटैक कर देता है लेकिन लम्फेंग उसके किक को पकड़ लेता है और ब्लॉक कर लेता है। और फिर लम्फेंग उस बंदे को उठाकर पीछे फेंक देता है जिससे वो बंदा पीछे जाकर एक दर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो बंदा दोबारा उठता है और लम्फेंग से बोलता है तुम्हें यह जल्दी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर इनविंसिबल हूँ। और फिर उसके बाद वो बंदा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक अरे फॉर्मेशन बिछाने लगता है और बोलता है यही मेरी जीत की चाबी है। लम्फेंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है वो बंदा कर क्या रहा है, वो चीज क्या है? वो बंदा फॉर्मेशन को नीचे बिछाते हुए बोलता है ये अरे फॉर्मेशन तुम्हें मार देगी। और वो अरे फॉर्मेशन जैसे ही जमीन को छूती है तो जमीन के अंदर से ब्लू कलर की लाइट बाहर निकलने लग जाती है। और फिर उसके बाद जहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं वहाँ पर एक स्क्वायर अरे फॉर्मेशन या फिर डोम बन जाता है। लम्फेंग उस बंदे से बोलता है क्या ये सिर्फ एक अरे फॉर्मेशन है? वो बंदा आगे से कुछ भी नहीं बोलता, बस अरे फॉर्मेशन को बिछाते हुए हंसते रहता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद उस अरे फॉर्मेशन के अंदर से कुछ धागे टाइप में निकलते हैं जो कि लम्फेंग के हाथों को पकड़ लेते हैं। और फिर वो बंदा लम्फेंग से बोलता है ये अरे फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सारी पावर
खींच लेगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर सिर्फ तुम्हारे पास 30% पावर रहेगी। और फिर वो बंदा लम्फेंग से पूछता है, और क्या तुम अपनी 30% पावर के साथ मुझे हरा सकते हो? लम्फेंग अपने हाथों में उन जंजीरों को देखकर परेशान हो रहा होता है और खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीरें टूटती नहीं है। वो बंदा लम्फेंग से बोलता है कि स्ट्रगल करना बंद कर दो, ये जंजीरें टूटेंगी नहीं, इन्होंने तुम्हारी बॉडी को बांध लिया है। लम्फेंग बोलता है बिल्कुल ये बात सच है कि ये टूटेंगी नहीं, क्योंकि मेरी पावर सिर्फ 30% बची है। फिर उसके बाद लम्फेंग स्माइल करता है और बोलता है, लेकिन क्या हो अगर मैं इस पावर को इस्तेमाल करूं? और फिर लम्फेंग अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद लम्फेंग उस बंदे से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी पावर को हैंडल कर सकते हो? वो बंदा भी अपनी पावर को आगे से एक्टिवेट करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर बुली करने की कोशिश कर रहे हो? और इतना सब बोलकर वो बंदा भी आगे से अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने के बाद वो बड़ी तेजी से लम्फेंग की तरफ बढ़ता है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लग जाता है। लम्फेंग उस बंदे से बोलता है, क्या तुम मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो? वो बंदा लम्फेंग के चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? तुम्हारी कमजोर ताकत के साथ तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और यही मेरा टैक्टिक्स है, और टैक्टिक्स का मतलब यहाँ पर प्लान है। और फिर उसके बाद वो बंदा बड़ी तेजी से लम्फेंग के पीछे चला आता है और लम्फेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम गए। और वो बंदा जैसे ही लम्फेंग के ऊपर अटैक करता है तो लम्फेंग बड़ी तेजी के साथ वहां से गायब हो जाता है और तुरंत पीछे घूमकर बड़ी तेजी के साथ उस बंदे की गर्दन के ऊपर अपनी होली स्वॉर्ड रख देता है, जिससे वो बंदा डर जाता है और तुरंत लम्फेंग से पीछे हट जाता है। और लम्फेंग उस बंदे से बोलता है, ये बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारी स्पीड सिर्फ भागने के काम आ सकती है। वो बंदा लम्फेंग से पूछता है, तुमने ये कैसा किया? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम मेरी स्पीड का मुकाबला कर सको। लम्फेंग उस बंदे से बोलता है, ये बात बड़ी सिंपल सी है। और फिर लम्फेंग उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो। और फिर लम्फेंग उस बंदे के ऊपर अपनी होली स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उसे डॉज कर लेता है। लम्फेंग हैरान होकर बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम डॉज कर सकते हो? लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस बंदे ने डॉज तो कर लिया होता है, लेकिन फिर भी उसके चेस्ट के ऊपर एक कट लग गया होता है। और फिर उसके बाद वो दोनों वहां पर काफी तेजी के साथ फाइट करने लग जाते हैं और उन दोनों की इस फाइट को दूर से सितु फैमिली के पूर्वज और सीनियर यिन भी देख रहे होते हैं। सीनियर यिन सितु फैमिली के पूर्वज से बोलते हैं, सितु फैमिली के पूर्वज, क्या आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि यही हमारे चाइना की पावर है? सितु फैमिली के पूर्वज लम्फेंग की पावर को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और बोलते हैं, क्या चाइना के अंदर सच में कोई ऐसा ताकतवर है? और फिर सीनियर यिन सितु फैमिली के पूर्वज से बोलते हैं, तो क्या तुम अभी भी चाइना को धोखा देना चाहते हो? सितु फैमिली के पूर्वज बोलते हैं, ये मेरी उम्मीद की बिल्कुल परे है, ये सितु फैमिली के खजाना है, लेकिन वो लड़की इस बारे में जानती है और अब ये उसके हाथों में और उसे पता भी है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और फिर सितु फैमिली के पूर्वज बोलते हैं, और हमें ये उसके हाथों में देना पड़ा। सीनियर यिन बोलते हैं, तुम्हारे इससे क्या मतलब है? सितु फैमिली के पूर्वज बोलते हैं, अब उसके हाथों में भगवान का खजाना है। सीनियर यिन बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खजाना उसके हाथों में ऐसे कैसे गिर सकता है? सितु फैमिली के पूर्वज बोलते हैं, उस पर्सन की वजह से जो कि हमारी सितु फैमिली का गद्दार है, मेरा तीसरा बड़ा भाई सितु चेंग है। उसने उन लोगों को सपोर्ट दिया और चाइना को धोखा दे दिया और खुद को होली सी का हिस्सा बना लिया। सीनियर यिन बोलते हैं, सितु चेंग है, क्या वो जियाकी के ग्रैंडफादर नहीं है? सितु फैमिली के पूर्वज बोलते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर लम्फेंग और उस बंदे की फाइट पर चला आता है। लम्फेंग उस बंदे के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश लगाता है और उससे बोलता है, गुड बाय। स्लैश की वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और लम्फेंग उस स्लैश की वजह से पीछे भी हट जाता है। और फिर उसके बाद लम्फेंग उस अरे फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अरे फॉर्मेशन अभी भी एक्टिवेट होती है और तभी वो बंदा दोबारा लम्फेंग के पीछे आ जाता है और लम्फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लम्फेंग उस बंदे के अटैक को डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? और फिर उसके बाद लम्फेंग उस बंदे का एक हाथ उखाड़ लेता है, लेकिन वो बंदा अभी भी लम्फेंग को एक साइड किक मार देता है, जिसे लम्फेंग हल्का सा पीछे हट जाता है और तभी लम्फेंग को अपने पैर में कुछ महसूस होता है और लम्फेंग अपने मुंह से खून बाहर थूकता है। और फिर उसके बाद लम्फेंग उस बंदे से पूछता है, अभी क्या हुआ? वो बंदा आगे से बोलता है कि ये जगह मेरा स्पेस है और मैं यहाँ पर इनविंसिबल हूँ। और फिर उसके बाद वो बंदा आगे से बड़े ही कूल तरीके से अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और बोलता है, मैं यहाँ पर अमर हूँ। और फिर उसके बाद वो बंदा लम्फेंग के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है। लम्फेंग हैरान होकर बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर लम्फेंग उस बंदे के अटैक को डॉज कर लेता है और उससे दूर हट जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने इस फॉर्मेशन को अपने साथ जोड़ लिया है? वो बंदा आगे से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, हाँ मैंने खुद को इस फॉर्मेशन के साथ जोड़ लिया है और जब तक ये फॉर्मेशन टूटेगी नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मुझे इस पल के लिए अपनी जान को गंवानी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जैसे ही मैं तुम्हें मार दूंगा अपनी होली सी की मेडन के लिए, मुझे ये सब कुछ मंजूर है। और फिर वो बंदा दोबारा लम्फेंग के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है और उससे बोलता है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी होली सी की बेइज्जती करो। लम्फेंग बोलता है, इस बंदे की स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गई है। और फिर उसके बाद लम्फेंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और उस बंदे के गर्दन के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है, लेकिन लम्फेंग की किक की वजह से उस बंदे की गर्दन की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो बंदा बड़ी दूर जाकर गिरता है। और क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है इसीलिए वो बंदा बड़ी हॉरर पोजीशन में पड़ा होता है, लेकिन वो बंदा दोबारा से खुद को हील कर लेता है और खड़ा होकर हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे सारे अटैक यहाँ पर यूजलेस हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा लम्फेंग की ओर अपनी डार्क बॉल से अटैक करता है, लेकिन
लेकिन लम्फेंग के पास उसका गोल्डी आर्मर होता है जो कि लम्फेंग को प्रोटेक्ट करता है, जिससे लम्फेंग को कुछ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद लम्फेंग भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करना होगा तुम्हें हराने के लिए। मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया। वो बंदा लम्फेंग की पावर को देखकर बोलता है कि यह अपने धर्म की शक्ति है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक ओरिएंटल पर्सन हो। लेकिन लम्फेंग उस बंदे की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे सेंटर से बीच से काट देता है। लेकिन वो बंदा सेंटर से कटने के बाद भी हंसते हुए लम्फेंग को कमर से पकड़ लेता है और उससे बोलता है, चलो एक साथ नर्क के अंदर चलते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा वहीं पर खुद को तबाह कर लेता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिससे उस बंदे की बॉडी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लम्फेंग दोबारा से अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और खुद को बचा लेता है। और जब लम्फेंग पीछे मुड़कर देखता है तब वो बंदा लम्फेंग से बोलता है, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे सारे एफर्ट्स यहाँ पर बेकार हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा दोबारा से बड़े ही कूल तरीके से अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और लम्फेंग से बोलता है, कोई भी मुझे इस सारी फॉर्मेशन के अंदर हरा नहीं सकता है। और फिर लम्फेंग उस बंदे से बोलता है, मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि बेफालतू में अपनी उंगली कहीं पर घुसाया मत करो, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि मैं ये बात अभी भी समझा नहीं हूँ। वो बंदा दोबारा से लम्फेंग के ऊपर डार्क बॉल से अटैक करते हुए बोलता है, तुम सिर्फ एक ही हो और चलो देखते हैं कि तुम इस बार अपने बैरियर को तोड़ सकते हो कि नहीं। लम्फेंग उन दोनों डार्क बॉल से खुद को डॉज करता है और उस बंदे से बोलता है, तुम्हारी अरे काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हारी ताकत इसके लिए अच्छी नहीं है। और फिर उसके बाद लम्फेंग उस बंदे की पेट के ऊपर अपना घुटना मारता है और उस बंदे से बोलता है, तुम्हारी अरे फॉर्मेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मुझे सजा पहाड़ों पर मिलती थी। और लम्फेंग की किक की वजह से वो बंदा दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो बंदा अपने पीछे देखता है तब उसकी अरे फॉर्मेशन में एक क्रैक आ जाता है और लम्फेंग उस बंदे से बोलता है, तुम्हारी अरे फॉर्मेशन को क्या हुआ, ये तो छुट्टू मुट्टू अटैक को भी नहीं सामना कर सकी। और फिर उसके बाद लम्फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लम्फेंग उस बंदे को चेन्स में बांध देता है और उससे बोलता है, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर उड़ा दूंगा। वो बंदा थोड़ी देर के लिए अपने अंदर कुछ सोच रहा होता हो तो लम्फेंग उससे बोलता है, क्या तुम खुद को दोबारा उड़ाने के बारे में सोच रहे हो। और फिर उसके बाद लम्फेंग हंसते हुए बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करूंगा, तुम बस करके दिखाओ। और फिर थोड़ी देर बाद लम्फेंग उससे बोलता है, क्या तुम्हें कोई दिमाग की बीमारी है जो तुम हर बार खुद को तबाह करने के बारे में सोचते हो। वो बंदा लम्फेंग से बोलता है, तुम मुझे सलाह देना बंद कर दो। और फिर लम्फेंग उस बंदे से बोलता है, ये जो टेक्निक मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और माउंटेन से नीचे आने से पहले मुझे खास तौर पर इसका इस्तेमाल करने से मना किया गया था। और फिर उसके बाद लम्फेंग उस पावरफुल टेक्निक को वहीं पर इस्तेमाल करने लग जाता है। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि मेरी इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन को अचानक से तोड़ सकता है। लेकिन लम्फेंग उस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले वहाँ पर होली सी के दो लोग आ जाते हैं और वो दोनों लोग वहाँ पर उस बंदे को बचाने के लिए आए होते हैं। लम्फेंग उन दोनों को देखता है और उनसे बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आए हो। और फिर उसके बाद लम्फेंग जमीन के अंदर से अपनी होली शॉट को बाहर निकालता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और लम्फेंग की इस पावर को देखकर वो बंदा उन दोनों साथियों से बोलता है कि होली सी की मेडन यानी कि सोफी को लो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। लेकिन उस बंदे के बोलने के साथ ही लम्फेंग उसके ऊपर फाइनल ब्लो मार देता है और उस ब्लो के साथ ही उन लोगों की राख बन जाती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और लम्फेंग बोलता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लम्फेंग की पावर को देखकर सीतू फैमिली के पूरज बोलते हैं, कार्डिनल लोगों को उसने मार दिया जो कि वो लोग चाइना को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सीनेरियन सीतू फैमिली के पूरज के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, लम्फेंग के मिलने से पहले मुझे भी नहीं लगता था कि चाइना के अंदर कोई ऐसा पावरफुल पर्सन होगा। सीनेरियन बोलते हैं, तो फिर तुम्हें अपनी कंट्री के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तुम गलत पाथ मत चूज करो। सीतू फैमिली के पूरज बोलते हैं, बिल्कुल, चलो चलकर उस होली सी की मेडन को पकड़ते हैं जो कि बैकयार्ड में है। अगले सीन बैकयार्ड का होता है। सीतू फैमिली के पूरज सोफी से बोलते हैं, होली सी की मेडन हमारे हवाले हमारा पगोड़ा वापस कर दो और फिर तुम्हें हम चाइना से सेफली जाने देंगे। और तुम्हारे सारे साथी हार गए और तुम पकड़ी गई हो। सोफी उनकी बातें सुन के थोड़ा सा हैरान होती है और बोलती है, ये पगोड़ा है जिसकी वजह से मुझे मेरी एबिलिटी मिली है, तो फिर मुझे ये तुम्हें क्यों देना चाहिए, और अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर तुम इसे खुद आकर ले जाओ। सीतू फैमिली के पूर्वज ये वाली बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और सोफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो सोफी के सामने आ जाता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सीतू फैमिली के पूर्वज उस बंदे का नाम लेते हैं और बोलते हैं, साइमन ओल्ड चीफ, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आ जाओगे। और साइमन ओल्ड चीफ के साथ उनका एक और साथी होता है। साइमन ओल्ड चीफ सीतू फैमिली के पूर्वज से बोलते हैं, होली सी की मेडन यहाँ पर थी तो फिर मैं उसकी मदद कैसे नहीं करता। सीतू फैमिली के पूर्वज साइमन चीफ से बोलते हैं, आप एक गद्दार हैं, आपका अंत अच्छा नहीं होगा। साइमन चीफ सीतू फैमिली के पूर्वज से बोलते हो, तुम गद्दार किसे करो, तुमने बस अभी अपनी साइड बदली है, तुम भी एक गद्दार हो। लेकिन तभी वहाँ पर जियाकी के ग्रैंडफादर सीतू चेंगहाई आते हैं और बोलते हैं, उनके साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से उन दोनों बुड्ढों को निपटा दो क्योंकि बहुत सी चीजें हमारा अभी भी इंतजार कर रही हैं। सीतू चेंगहाई को वहाँ पर देखकर सीनियरियन बोलते हैं, थर्ड ब्रदर आप अब तक कहाँ पर थे और आज आप अचानक से वापस आ गए हैं। सीतू फैमिली के पूर्वज सीतू चेंगहाई से बोलते हैं, ब्रदर आप इस कंट्री को धोखा दे रहे हैं, आप एक गद्दार हैं। सीतू चेंगहाई सीनियरियन से बोलते हैं, गद्दार, इस बात को 4 साल हो गए हैं। सीनियरियन क्या आप ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सीनियरियन आगे से बोलते हैं, मैं आपके
कमांडर्स को जानता हूँ सीतू चेंगहाई, लेकिन अब की बार की ये बात काफी ज्यादा हो चुकी है और अगर आपने इस बार अगर उन लोगों को जाने दिया तो फिर ये सीधा सा मतलब ये होगा कि आप अपने चाइना को धोखा दे रहे हैं। सीतू चेंगहाई आगे बोलते हैं, चाइना के अंदर कुछ बड़ी फैमिली है जो कि शाकाहारी खाना खाती है और उन्हें लगता है कि वो लोग चाइना के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अगर उन लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता तो फिर चाइना को ये दिन देखना बिल्कुल भी नहीं पड़ता। सीनियरियन बोलते हैं, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है जिससे कभी न खत्म होने वाली परेशानियां खड़ी होती रहेंगी। फिर उसके बाद सीतू चेंगहाई सोफी से बोलते हैं, यहाँ पर बातें करने का मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट है, इसीलिए जल्दी से उन्हें खत्म करो और यहाँ से चलते हैं। फिर उसके बाद सोफी बोलती है ठीक है और बोलती है चलो मैं इस पकौड़े की पावर को ट्राई करके देखती हूँ कि मुझे कैसा लगता है। और फिर उसके बाद सोफी उस पकौड़ा की पावर को इस्तेमाल करते हुए सीनियरियन और सीतू फैमिली के पूरज के ऊपर अटैक करती है। सीनियरियन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं उस पकौड़ा के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन उन्हें भी इस अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। फिर उसके बाद सीनियरियन बोलते हैं, लिम्फेंग क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो? और इतना बोलते हैं लिम्फेंग भी वहां पर चला आता है और अपनी होली सी को हवा में फेंक कर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद लिम्फेंग सीनियरियन और सीतू फैमिली के पूर्वज के सामने आ जाता है और उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों पीछे हट जाइए और मुझे उनका सामना करने दीजिए। सोफी लिम्फेंग को देखकर लिम्फेंग से बोलते हैं, मैंने सोचा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इसके अंदर घुसोगे। और फिर सोफी उस पगोड़ा की पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलती है, ये पगोड़ा कोई कद्दू नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है जिसे तुम भी नहीं संभाल सकते हो। लिम्फेंग आगे से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं जब तक इसे ट्राई नहीं करूंगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। और फिर सोफी लिम्फेंग के ऊपर अपनी फायर से अटैक करती है। लिम्फेंग अपनी होली शॉट की मदद से उस फायर को बुझा देता है और बोलता है ये बिल्कुल यूजलेस है। और सोफी स्माइल करते हुए बोलती है, क्या सच में? और हम लोग देखते हैं जिस लाख को लिम्फेंग ने बुझाया था वो एक बहुत बड़े ड्रैगन का शेप ले लेती है और फिर वो फायर का ड्रैगन लिम्फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और सोफी बोलती है, तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इस पगोड़ा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस फायर के ड्रैगन ने सीनियरियन के सामने लिम्फेंग के ऊपर अटैक किया था, जिससे सीनियरियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फोर्सफुली अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, तुम कमीने लोगों को लिम्फेंग की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। साइमन चीफ सीनियरियन की पावर को देखकर बोलते हैं, वो अपने आप को हम लोगों के साथ उड़ाना चाहता है। सोफी सीनियरियन के सामने आ जाती है और बोलती है, मैं इस बुढ़े से निपटती हूँ, लेकिन तभी लिम्फेंग अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बोलता है और सीनियरियन से बोलता है, सीनियरियन प्लीज शांत हो जाइए, इतना बेसब्र मत होइए, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। उस ड्रैगन की लपटें इतनी ज्यादा गर्म नहीं थी कि वो मुझे जला सके। सीनियरियन लिम्फेंग से बोलते हैं, बच्चे मुझे इस तरह से डराया मत करो, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर मैं वापस जाकर अपना चेहरा कैसे दिखाता। लिम्फेंग सीनियरियन से बोलता है, ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि आप खुद को उड़ा लें क्योंकि मैं मर जाता हूँ, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है सीनियरियन। लेकिन तभी सोफी लिम्फेंग से बोलती है, फालतू की बकवास करना बंद करो, अब मैं यहाँ पर वो सबसे पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करूंगी जो मुझे पॉप ने सिखाई है। और फिर उसके बाद सोफी उस टेक्निक को इस्तेमाल करने लग जाती है, लेकिन लिम्फेंग सोफी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने मन के अंदर सोचता है, इस पगोड़ा के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, मैं उस लड़की को जैसे चाहे वैसे उस पगोड़ा को इस्तेमाल करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर लिम्फेंग सोफी के ऊपर अपनी होली शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन सोफी के ऊपर भी एक बैरियर लगा होता है जिससे लिम्फेंग का अटैक न्यूलिफाई हो जाता है। फिर उसके बाद सोफी लिम्फेंग के ऊपर अपनी टेक्निक से अटैक कर देती है, जिससे एनर्जी का एक बड़ा हाथ लिम्फेंग को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद सोफी अपने एक हाथ को आगे करती है तो वह एनर्जी का बड़ा हाथ दीवार के साथ जाकर लिम्फेंग के साथ टकराता है। और फिर लिम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है, मैंने ऐसी टेक्निक पहले कभी भी नहीं देखी है, कोई वेस्टर्न लोग इस तरह की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सोफी डीमन रोप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिम्फेंग को वहीं पर बांध देती है। और फिर उसके बाद सोफी लिम्फेंग से बोलती है, मैं इस पगोड़ा के ओरिजिन के बारे में 2-3 चीजें जानती हूँ और यही वो सबसे ज्यादा सुटेबल चीज है जो मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ। दूसरी तरफ लिम्फेंग उस डीमन रोप से खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाता। सोफी लिम्फेंग से बोलती है, तुम इतना स्ट्रगल करना बंद कर दो, मेरा पालतू कुत्ता बन जाओ, मैं तुम्हारे बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और लिम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है, मेरे मास्टर ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, ये बस एक नकली चीज है, लेकिन मैं इसे भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद लिम्फेंग अपनी आंखें बंद करता है और अपनी डिवाइन साइड को ओपन करता है और बोलता है, ये पगोड़ा जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़की इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके। फिर उसके बाद लिम्फेंग उस पगोड़ा के रियल सोर्स को ढूंढने लग जाता है और लिम्फेंग को पता चल जाता है कि वो पगोड़ा जियाकी के ग्रैंडफादर सीतू चेंगहाई के ब्लड से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद लिम्फेंग सीतू चेंगहाई की कॉजन इफेक्ट की लाइन को देखता है और लिम्फेंग बोलता है, मैंने पहले कभी ऐसे गुड और इविल के कॉजन इफेक्ट के कॉम्बिनेशन को नहीं देखा है। देखने से ऐसा लगता है कि जियाकी के ग्रैंडफादर ने किसी डर की वजह से होली सी के ऑफर को मना नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद लिम्फेंग चिल्लाकर सीतू चेंगहाई से बोलता है, सीतू चेंगहाई रुक जाइए, जिससे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सीतू चेंगहाई लिम्फेंग से बोलते हैं, छोटे दोस्त तुम सबसे ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने सच में इस बारे में पता लगा लिया। और फिर लिम्फेंग सीतू चेंगहाई से बोलता है, मुझे ये नहीं पता है कि आप होली सी की मदद क्यों करना चाहते हैं और ना ही मुझे ये पता है कि आपके डिफिकल्टीज क्या हैं, लेकिन अगर आपने उस पगोड़ा को अपनी एनर्जी और ज्यादा एब्जॉर्ब करने दी तो फिर इसके बदले में आप अपनी जिंदगी को खो देंगे। जिसे सीनियरिन और सीतू फैमिली के पूर्वज वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और लिम्फेंग आगे बोलता है, बूढ़े आदमी रुक जाइए, वेस्टर्न पावर हाउस की इस डील के साथ चिपके मत रहिए। सीतू चेंगहाई बोलते हैं, मेरे पास अब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई। और दूसरी तरफ सोफी
सोफी उस पगोड़ा को इस्तेमाल करते हुए उस डीमन रोप को और ज्यादा टाइट करने लग जाती है। लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है मैं इस लड़की को और ज्यादा इस पगोड़ा को इस्तेमाल करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर सोफी लम्फेंग के पास आती है और उससे बोलती है क्या तुम अभी भी गिव अप नहीं करोगे। और लम्फेंग अपने डिवाइन साइट का इस्तेमाल करते हुए सोफी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है और टेलीपैथी के जरिए सीनियर इन से बात करता है और सीनियर इन से बोलता है सीतू फैमिली के पूर्वज से कहिए कि वो सोफी को कुछ टाइम तक बिजी रखें और मैं तब तक सीतू चंघाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही आपको मौका मिले आप तैसे ही सीतू चंघाई के ऊपर अटैक कर दीजिएगा। सीनियर इन लम्फेंग से बोलते हैं ठीक है काम हो जाएगा और फिर उसके बाद सीतू फैमिली के पूर्वज सोफी के ऊपर अटैक कर देते हैं और लम्फेंग बोलता है हर किसी की कमजोरी उसके दिल में होती है। और फिर उसके बाद लम्फेंग सीतू चंघाई के दिल में झांकता है और बोलता है आखिर इनकी कमजोरी क्या हो सकती है। और लम्फेंग जब उनके दिल में झांकता है तब लम्फेंग को पता चलता है कि सीतू चंघाई की कमजोरी उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि जियाकी है। लम्फेंग बोलता है हर इंसान के दिल में उसके खून के रिश्तेदारों को ख्याल रखने की एक चाह होती है। सीनियर इन लम्फेंग से बोलती है लम्फेंग क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला क्योंकि सीतू फैमिली के पूर्वज वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। और फिर लम्फेंग सीतू चंघाई से बोलता है कि आपने जियाकी की सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जब आप ये सब कुछ कर रहे थे। जिसे सीतू चंघाई लम्फेंग की तरफ पलट कर बोलते हैं जियाकी और दूसरी तरफ उस पगोड़ा की पावर कम हो जाती है। सोफी बोलती है उस बूढ़े सीतू को क्या हुआ, उसकी पावर अचानक से कम क्यों हो गई। सोफी जब पलट कर उन दोनों की तरफ देखते तो सीतू चंघाई लम्फेंग के साथ बात कर रहे होते हैं। सीतू चंघाई लम्फेंग से बोलते हैं पॉप ने मुझसे वादा किया है कि मैं जब तक इस पगोड़ा को उनको दिलवाने में मदद करता हूँ वो मेरी फैमिली को सेफ रखेंगे। लम्फेंग चिल्लाकर सीतू चंघाई से बोलता है क्या आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है, क्या आपने अभी तक इन लोगों के बिहेवियर के ऊपर थोड़ा भी नोटिस किया है। सीतू चंघाई लम्फेंग से बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा पॉप, इस कंट्री के लोगों की तरह नहीं है। और लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है बस थोड़ी देर और ये डीमन रोग कमजोर होना शुरू हो गई है। और फिर लम्फेंग सीतू चंघाई से आगे बोलता है तुम अपने खुद के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो तो फिर तुम बाहर के लोगों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि उन्हें जैसे ही ये पगोड़ा मिल जाएगा वो तुम्हें मार देंगे। जिससे सीतू चंघाई काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या वो लोग मुझे मारने वाले हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह से जियाकी को चोट लगने नहीं दे सकता हूँ। और सीतू चंघाई जैसे ही इन बातों में बिजी होते हैं उनके पीछे सीनियर इन आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे उस पगोड़ा का कनेक्शन टूट जाता है। और सोफी बोलती है धत तेरे की कितना बेकार बुढ़ा है। और दूसरी तरफ लम्फेंग डीमन रोप से पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और बोलता है इस पगोड़ा के पास काफी ज्यादा टेक्निक है और मैंने इसे काफी हल्के में ले लिया। और फिर लम्फेंग अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है होली सी की लेडी अब तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ। और फिर लम्फेंग सोफी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसके कैपेबल होगी, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा चालाक भी हो। और फिर लम्फेंग सोफी से आगे बोलता है परेशान होना बंद हो जाओ, तुम इस पगोड़ा की पावर के बिना मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। सोफी आगे से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं हरा सकती हूँ लेकिन। और लम्फेंग अपने मन के अंदर सोचता है नहीं ये लड़की यहाँ से भागने की सोच रही है। और फिर लम्फेंग सोफी के ऊपर अपनी होली शॉट से अटैक कर देता है लेकिन सोफी के ऊपर अटैक होने से पहले ही सोफी वहाँ से गायब हो जाती है। और सोफी वहाँ से भागते हुए बोलती है अगर मैं भागना चाहती हूँ तो फिर तुम में से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। और फिर उसके अगले सीन में लम्फेंग जियाकी को कॉल लगाकर इन सारी चीजों के बारे में जियाकी को बताता है। जियाकी लम्फेंग से बोलते तुम चिंता मत करो, मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि ग्रैंडपा ने बहुत बड़ी गलती की है और जब तक तुम इसे लेकर ठीक हो तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद जियाकी को अपनी मदर के बारे में याद आता है और हमें पता चलता है कि जियाकी की मदर अपने फादर यानी सीतू चंघाई को छुड़वाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो गए थे लेकिन नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने उन्हें मना कर दिया। और फिर जियाकी लम्फेंग को बताती है कि मेरी मदर यहाँ आकर ये चाहती है कि तुम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से बात करो मेरे ग्रैंडफादर को छुड़वाने के लिए और शायद से यही चीज तुम्हें परेशान करेगी। लम्फेंग जियाकी से बोलता है मैं तुम्हारी मदर की फीलिंग्स को समझता हूँ। और फिर लम्फेंग बोलता है चलो ठीक है इसके बारे में भूल जाओ, जब मैं वहाँ पर आऊंगा तब तुम्हारी मदर से मैं डायरेक्ट बात करूंगा इसके बारे में। और फिर लम्फेंग जियाकी की फोन को काट देता है और अपने मन के अंदर सोचता है जियाकी खुद के ऊपर इल्जाम मत लगाना, नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगा। सीनियर इन लम्फेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे बोलते हैं अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो फिर सीतू फैमिली बहुत बड़ी गलती कर देती। लम्फेंग सीनियर इन से बोलता है मुझे शुक्रिया मत कहिए, मैंने बस अपना बेस्ट किया है। लम्फेंग आगे बोलता है उस पगोड़ा को उस लड़की ने चुरा लिया है और मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा डर है। सीनियर इन लम्फेंग से बोलते हैं तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीतू फैमिली के ब्लड के बिना वो लोग कभी भी उस पगोड़ा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद वो सारे लोग वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं।